Okay जी, I have started my recording. Also I'm sharing my screen. अब आप लोग ये बताइए कि आज का एजेंडा क्या रखना चाहिए। कुछ रिवीजन करें कोर्स की। कोई क्यूरीज है आपको? लास्ट जो हमने कंटेंट्स कवर किए हैं वो आपको सारे क्लियर हैं? कोई क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हैं। कोर्स तो हमारा कवर हो गया है और एक्सपेक्टेशन अकॉर्डिंग टू एजेंडा ये थी कि भाई आप लोग अपने प्रेजेंटेशंस देते, बिजनेस प्लान प्रेजेंट करते, उसको सबमिट कराते, लेकिन उसके लिए आपने एक्सटेंशन ले लिए। तो अब आज की क्लास में जो भी मेरा प्लान था वो तो फेल हो गया। अब आप मुझे बताएं कि आप क्या चाहते हैं आज की क्लास में मैं क्या करूं। कोई क्यूरीज है आपकी? प्रोजेक्ट के हवाले से कोई क्यूरीज है? प्रोजेक्ट क्लियर है आप लोगों को? क्या करना है, कैसे करना है? पहले थोड़ी सी प्रोजेक्ट की डिस्कशन कर लेते हैं कि आप लोगों को प्रोजेक्ट के कंटेंट्स क्लियर हैं कि क्या करना है। सिर्फ यही डिफिकल्टी कि आपको थोड़ा टाइम चाहिए था, या ये भी कोई डिफिकल्टी है कि आपको नहीं समझ आ रहा कि क्या करना है, कैसे करना है? मैम थोड़ा कंटेंट भी समझा दें क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं, बहुत सारे पेजेस हैं। किसमें? मैम वो जो आपने सैंपल एक अपलोड किया है। सैंपल तो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए अपलोड किया है, मैं जरूरी नहीं है। ये बिल्कुल फॉर्मल सैंपल है जो सखर आईबीए में फॉलो होता है। अभी मैंने कल एक पोस्ट देखी थी, शेयर भी की है। शायद कोई सखर आईबीए कुछ ऐसा इवेंट भी करा रहा है कि जहां पर लोग अपने बिजनेस प्लान्स को शेयर कर सकते हैं और वो उनको फंडिंग मिल सकती है। तो ये एक फेसबुक पोस्ट है, आप लोग फॉलो कीजिएगा सखर आईबीए के पेज को। तो इस तरह की कोई चीज है तो उसमें जो बिल्कुल फॉर्मली ऐसा डॉक्यूमेंट जो जब आप लिखें और जब आप उस तरह अपने बिजनेस को प्रपोज करें तो आपको कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रियली फंडिंग दे पाए। और या दूसरा इसका एक ये हो सकता है कि एक्चुअली मास्टर्स थीसिस कि अगर आप एमएस थीसिस कर रहे हैं तो किस तरह से आपको वो थीसिस आपकी एक्सेप्टेंस पे जाएगी, उसके ये कंटेंट्स है। तो इसलिए बहुत ज्यादा डिटेल्ड है, कॉम्प्रिहेंसिव है। मैं नहीं आपसे कह रही कि आप ये सब इंक्लूड करें, ठीक है। एक्चुअली इंक्लूड क्या करना है वो तो मैंने आपको यहाँ पर रूब्रिक दे दिया है, और अगर आप कहें तो मैं वो रूब्रिक भी यहाँ पर खोल देती हूँ। पहले तो मैं इसको खोल के रखूँ सामने। लेकिन इसके अलावा दूसरी जो चीज है इम्पोर्टेंट, ये तो खुला हुआ ही है मेरे पास। असल चीज जो आपको देखनी है ना वो ये देखना है कि आपसे बिजनेस प्लान में मैंने मांगा क्या है और मैं उस पर मार्किंग किस क्राइटेरिया पे करूंगी। तो ये चीजें हैं जो कि अभी आप देखेंगे, ये लाजमी आपके प्लान के अंदर होनी चाहिए। और बाकी चीजें अगर वो आपकी सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि अगर आप उसको देखकर समझ सकते हैं कुछ उसमें से कोई आपके प्लान से रेलेवेंट है, क्योंकि हर किसी का आइडिया डिफरेंट होगा ना। कोई चीज किसी में अप्लाई हो रही है। फॉर एग्जाम्पल पहले मैं इधर से बात शुरू करती हूँ। देखिए सबसे पहले जो एग्जीक्यूटिव समरी है ना वो तो सबके पास होगी। कभी कभार एग्जीक्यूटिव समरी होती है, कभी कभार एब्स्ट्रैक्ट होता है। रिसर्च के केस में एब्स्ट्रैक्ट होता है, एग्जीक्यूटिव समरी नहीं होती। लेकिन रिपोर्ट, क्योंकि आपका प्लान ज्यादातर यही चांसेस है रिपोर्ट की शक्ल में होगा, तो रिपोर्ट की एग्जीक्यूटिव समरी होती है। तो सबको पता है ना यहाँ पर एग्जीक्यूटिव समरी क्या होती है? अगर मैं आपसे आपकी अंडरस्टैंडिंग पूछूं कि नो एग्जीक्यूटिव, मैम। नहीं पता एग्जीक्यूटिव समरी किसको कहते हैं? देखिए एग्जीक्यूटिव नो मैम। समरी जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, पहले मैं आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग बताती हूँ और फिर नहीं तो हम उसको और थोड़ा सा देख लेते हैं। एग्जीक्यूटिव समरी मेरे नजदीक जो आज तक मैंने समझा है, ये होती एक ऐसी चीज है, या एब्स्ट्रैक्ट कह लें या एग्जीक्यूटिव समरी, होती ऐसी चीज है जब भी आप कोई रिपोर्ट, थीसिस, कोई डॉक्यूमेंट खोलते हैं ना तो आपको पहली पहली जो चीज मिलती है वो एग्जीक्यूटिव समरी होती है या एब्स्ट्रैक्ट होती है। लेकिन मजे की बात ये है, आयरनी ये है कि एग्जीक्यूटिव समरी लिखी आखिर में जाती है, एब्स्ट्रैक्ट लिखा आखिर में जाता है। क्योंकि ये होती क्या है, ये आपके पूरे डॉक्यूमेंट का निचोड़ होती है। एग्जीक्यूटिव समरी कहने का एक, ये समरी तो हमें समझ में आ रहा है कि समरी होगी रिपोर्ट की। एग्जीक्यूटिव समरी इसको कहने का एक रीजन ये भी कि जो आपके एग्जीक्यूटिव्स होते हैं ना, जो हायर पोजीशंस पे होते हैं, जो बड़े बड़े सीईओज होते हैं, प्रेसिडेंट्स होते हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं होता। हालांकि हमसे एक्सपेक्टेशन यही होती है कि हम डिटेल से डिटेल प्लान लिखें, डिटेल से डिटेल बात लिखें, लेकिन सच बात यही है, प्रैक्टिकल बात यही है कि उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपकी पूरी रिपोर्ट को अक्सर गो थ्रू करें।
तो अगर कोई आपकी पूरी रिपोर्ट ना भी पढ़े तो उसमें जो मेन एजेंडा है, जो बात आप पूरे 100 पेज के डॉक्यूमेंट में, 20 पेज के डॉक्यूमेंट में कम्युनिकेट करना चाहते हैं, अगर वो आप एक पैराग्राफ में कम्युनिकेट कर सकें तो उसको कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट समरी या एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, लेकिन ये मैं आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग बता रही हूँ। लेकिन अब अगर आपको बिल्कुल नहीं पता है तो हम इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि दुनिया क्या कहती है एग्जीक्यूटिव समरी के बारे में। एग्जीक्यूटिव समरी ऑफ अ बिजनेस प्लान। इसको खोल लेते हैं। ठीक है, द एग्जीक्यूटिव समरी गोज नियर टू द बिगिनिंग ऑफ द प्लान बट रिटन इन लास्ट। जैसे कि मैंने अभी आपसे बात कही, एग्जैक्टली यही लिखी हुई है कि हालांकि ये आपके प्लान का स्टार्ट लगता है, दिखने में ऐसा लगता है कि आपका प्लान यहीं से शुरू होता है, लेकिन ये आखिर में लिखी जाती है, क्योंकि कंक्लूड आप आखिर में ही कर सकते हैं ना। शुरू में आपको नहीं पता कि आप रिपोर्ट में क्या क्या डालने वाले हैं। जब आपकी रिपोर्ट कंप्लीट हो जाएगी तभी आपको पता चलेगा कि अच्छा मैंने इसमें ये भी डाला है, ये भी डाला है, ये बात भी खास है, ये बात भी खास है। तो अब उसको एक पैराग्राफ में कैसे तोड़ना है, कैसे उसको श्रिंक कर देना है बात को, ये आपको आना चाहिए। इट शुड प्रोवाइड अ शॉर्ट, concise and optimistic overview of your business that captures the reader's attention। यानी वो इतनी प्रॉमिसिंग लिखी हो वो चंद लाइंस कि हो सकता है कि आपका बिजनेस प्लान देखकर मेरा जी चाहे कि अरे भाई मैं क्या पढ़ूंगी, मैं बहुत थकी हुई हूँ, मेरे सर में दर्द है, मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं, मेरे किस काम की। लेकिन वो जैसे ही मैं वो पैराग्राफ पढ़ूं तो मेरा देखने का, पढ़ने का दिल चाहे। जैसे किसी मूवी का ट्रेलर होता है कि कभी कभार हम कहते हैं कि छोड़ो बेकार मूवी होगी, लेकिन उसका ट्रेलर इतना प्रॉमिसिंग होता है कि हम उसको देखना चाहते हैं। और कभी कभार मूवी बड़ी अच्छी होती है, उसका ट्रेलर इतना बेकार होता है कि हम उसको कभी देखने के बारे में सोचते ही नहीं। तो वही काम जो कि कोई मूवी का जो टीजर या ट्रेलर होता है वो करता है, एग्जैक्टली आपके प्लान के लिए वो काम आपकी एग्जीक्यूटिव समरी करेगी। और हालांकि आप इतनी मेहनत करेंगे, प्रैक्टिकल बात मैं आपको बता रही हूँ, ऐसा होना नहीं चाहिए, मैं बहुत दुखी दिल से बात कह रही हूँ आपसे, लेकिन होता यही है कि आपके जो मैक्सिमम मार्क्स है ना वो आपकी एग्जीक्यूटिव समरी पर ही डिसाइड हो जाते हैं। जब मैं आपकी एग्जीक्यूटिव समरी पढ़ूंगी, मैं अपने माइंड में एक इंप्रेशन बना लूंगी, अच्छा भाई आपकी रिपोर्ट ऐसी होने वाली है, वो बहुत अच्छी लिखी हुई है। तो हो सकता है आपकी आगे से सब बेकार हो रिपोर्ट, लेकिन मेरे माइंड में एक इंप्रेशन, एक परसेप्शन बन गया होगा कि आपकी रिपोर्ट बहुत अच्छी है। और अगर वो अच्छी नहीं लिखी होगी तो मैं आगे, शायद आपने बहुत कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल में बातें लिखी और आपने कहा एग्जीक्यूटिव समरी छोड़ो इसको, मतलब उस पर ज्यादा ध्यान ना दिया हो, बाकी कंटेंट्स पे ज्यादा ध्यान दिया हो, तो एग्जीक्यूटिव समरी पढ़ के कोई ये इंप्रेशन बना लेगा कि आपकी रिपोर्ट शायद अच्छी नहीं। ठीक है, तो आई होप कि एग्जीक्यूटिव समरी तक तो हमें बात क्लियर है ना। अच्छा, इसमें क्या लिखें, क्या क्या हो सकता है, ये जरूरी नहीं है, कोई मैंने स्टैंडर्ड यहाँ पर नहीं दिया हुआ। मैं दोबारा वो खोल लेती हूँ। ये भी अगेन आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, आप जैसे लिखें वो लिखें, लेकिन अगर एग्जाम्पल के तौर पर आप वहां पर क्या डाल सकते हैं भाई, आप वहां पर अपनी मिशन स्टेटमेंट डाल सकते हैं। अगर आप कोई बिजनेस प्रपोज करें, अब इसका ये मतलब नहीं कि आपने बिजनेस प्रपोज किया उसकी मिशन स्टेटमेंट डालना लाजमी है, नहीं नहीं लाजमी नहीं है, लेकिन आप डाल सकते हैं अगर डालें तो। ठीक है, या आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन आपकी प्रोडक्ट की या सर्विस की कि हम ये चीज बेचते हैं, ये डाल सकते हैं। ठीक है, या टीम के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन, या एम्प्लॉयज के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन, या लोकेशन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन, तो ये सब चीजें हो सकती हैं। यहाँ पे जो छोटा ट्यूटोरियल दिया गया यहाँ पर भी है कि कंपनी की मैनेजमेंट के बारे में, उनकी सर्विसेज के बारे में, मार्केट के बारे में, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के बारे में, ये सब ऑप्शंस हैं। ठीक है, ये सब चीजें डाल सकते हैं, वरना ये सब डाल देंगे तो आपकी एग्जीक्यूटिव समरी कहीं इतनी लंबी ना हो जाए, लंबी हो जाएगी तो उसका मकसद खत्म हो जाएगा, फिर वो एग्जीक्यूटिव समरी नहीं रहेगी। एग्जीक्यूटिव समरी का उसका जो स्टेटस है ना वो खत्म नहीं होना चाहिए, उसको ब्रीफेस्ट होना चाहिए, उसको मुश्किल से 50-60-100 लाइनों का होना चाहिए। 100 लाइनें मैं बहुत ज्यादा बोल रही हूँ, 50-60 लाइनों का होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन उस इतनी सी लाइनों में वो वेल डिफाइंड हो, आपके बिजनेस को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमने स्टैंडर्ड लिया हुआ है, देखें इसमें लिखी है कोई बिजनेस एग्जीक्यूटिव समरी। अब देखें इन्होंने जो एग्जीक्यूटिव समरी दी हुई है इसके 3 पार्ट्स दिए हैं, तो इन्होंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। इन्होंने क्या किया, एडेड वैल्यू, की टू सक्सेस एंड ऑब्जेक्टिव्स। तो आप चाहें तो ये पहले 2 पार्ट्स नहीं भी हैं और सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स भी हैं तो वेल एंड गुड है, कोई ऐसा मसला नहीं है, इतना डिटेल होना जरूरत नहीं है, लेकिन जाहिर है कि आपके समझने के लिए इसको दिया गया है। ठीक है, अब ये किसी रेस्टोरेंट के बारे में, तो उसको देख लेते हैं, पढ़ा है आप लोगों ने। A flower restaurant is an interesting and new type of restaurant
कुकिंग फॉर फूड, कुकिंग फूड विद फ्लावर्स एंड इंग्रेडिएंट्स। यानी कि अब एक रेस्टोरेंट, जैसे मैंने पहली लाइन पढ़ी ना, तो मेरे अंदर थोड़ा सा एक चार्म पैदा हो गया, एक इंटरेस्ट पैदा हो गया कि ये अच्छा ऐसा कोई खास रेस्टोरेंट है कि ये इसके इंग्रेडिएंट्स भी बड़े खास होंगे और ये कोई इनोवेटिव टाइप की कुकिंग हो रही होगी। The restaurant is also going to provide a brilliant and relaxing atmosphere for people. The startup management team will combine expertise manager and the chefs. They need to have least several year experience on restaurant with development of restaurant, and we will keep in mind that inviting more expertise manager. सही है। तो आई होप कि इसमें आपको कोई कंफ्यूजन अब नहीं होगी कि बिजनेस की जो एग्जीक्यूटिव समरी प्लान की इसमें क्या लिखना है। अगर आपने बिल्कुल ही नहीं इंक्लूड की है तो उस पर 0 मार्क्स है, लेकिन आपने इंक्लूड की है सही तरीके से, अच्छे तरीके से, तो आप जाहिर है कि 1 मार्क। फिर दूसरा पार्ट है बिजनेस डिस्क्रिप्शन। अब बिजनेस डिस्क्रिप्शन आपके हाथ में, एग्जीक्यूटिव समरी तो थी ब्रीफ, जो बात आपने एग्जीक्यूटिव समरी में बताई है ना, उन्हीं तमाम बातों को अब करना है डिटेल हेडिंग्स में डिवाइड करके। हर पार्ट जो कि आपने एग्जीक्यूटिव समरी में दिया है उसकी आप डिटेलिंग देंगे एक्चुअली बिजनेस डिस्क्रिप्शन में। इसमें बहुत कुछ हो सकता है। बेस्ट केस ये है कि आप कोई मेजर प्रॉब्लम लेकर आए, कोई मसला लेकर आए। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ कि भाई सक्खर सिटी एक ऐसा सिटी है कि यहाँ पर एक्सपर्ट डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है, यहाँ पर डॉक्टर की एडवाइस लेना बहुत बड़ा मसला है और लोग नहीं पहुंच सकते बड़े बड़े सर्जन्स तक, न्यूरोलॉजिस्ट तक, उनको दूसरे सिटी जाना पड़ता है अगर कोई हेल्थ केयर सर्विस हो। तो ये एक प्रॉब्लम है और मैं इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ले आऊं, ठीक है। या ये कि सक्खर सिटी के अंदर जो है वो एजुकेशन की फील्ड में जो है वो कोई खास डेवलपमेंट नहीं हो रही, तो हम उसमें ये वाला सोल्यूशन लेकर आना चाह रहे हैं। या फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजी की फील्ड में हमारा सिटी बहुत पीछे है, या हमारी कम्युनिटी या हमारा मुल्क बहुत पीछे है, तो कोई भी प्रॉब्लम आप लेकर आ सकते हैं। ऐसा प्रॉब्लम जो आपको लग रहा है कि ये प्रॉब्लम सॉल्वेबल है, उसको होना चाहिए और इस चीज की कमी है, तो आप कोई प्रॉब्लम लेकर आ जाए और आप उस प्रॉब्लम को सोल्यूशन दे दें, तो बेहतरीन का बात है कि सचमुच आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। ये तो बेस्ट चीज है कि सिर्फ अगर आप एक प्रॉब्लम और उसकी सॉल्यूशन मुझे प्रोवाइड कर देंगे, फुल मार्क्स आपको मिल जाएंगे। लेकिन लेट्स सपोज आप इतना नहीं सोच पा रहे, आप कह रहे हैं नहीं सब कुछ तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है और मेरे पास कोई प्रॉब्लम को सोल्यूशन नहीं, तो एटलीस्ट आप एक कोई बिजनेस ले आए कि ठीक है और भी बहुत सारी शॉप्स हैं, गारमेंट शॉप्स हैं, और भी बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, और भी बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं, तो मैं भी एक लाइब्रेरी शुरू करना चाहता हूँ या मैं भी एक गारमेंट शॉप शुरू करना चाहती हूँ, ठीक है। कोई ऐसा एग्जिस्टिंग बिजनेस जो कि एक्चुअली डायरेक्टली किसी मेजर प्रॉब्लम को सॉल्व तो नहीं कर रहा हो, लेकिन बहरहाल वो बिजनेस और उसके अंदर MIS की इन्वॉल्वमेंट हो, वो भी आप लेकर आ सकते हैं, ठीक है। अब आप उसको डिस्क्राइब करें कि अगर लेट सपोज आपने एक बिजनेस सोच लिया है तो उसमें आपकी प्रोडक्ट क्या है और वो प्रोडक्ट से आप रेवेन्यू किस तरह जनरेट करेंगे, क्या ट्रांजैक्शंस की बेसिस पर रेवेन्यू जनरेट होगा, क्या कुछ बेचने से रेवेन्यू जनरेट होगा, क्या कोई फीस भरी जाएगी, क्या कुछ सब्सक्राइब किया जाएगा, किस तरह की सर्विस है जिससे कि एक्चुअली रेवेन्यू जनरेट होगा, और आपका पूरा बिजनेस प्रोसेस क्या होगा, सप्लाई चेन क्या होगी। इनमें ये सारी चीजें बताएं, आपकी मर्जी है, कोई एक या दो बता दें, आपकी मर्जी है, लेकिन बस इतना जरूर बता दें कि बिजनेस आइडिया समझ में आ जाए, ठीक है। अगर आपका बिजनेस आइडिया मुझे पूरा बिजनेस डिस्क्रिप्शन की 5-10 हेडिंग पढ़ने के बाद भी समझ नहीं आया, तो 0 मार्क्स से जाहिर है कि आप समझा ही नहीं सके कि आपका बिजनेस आइडिया क्या है। अगर आपने बिजनेस आइडिया सिर्फ समझा दिया तो जाहिर है कि 2-3 मार्क्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन क्योंकि सिर्फ समझाया। लेकिन अगर आपने बहुत अच्छी तरह से उसको डिटेल में समझाया है और वो किसी पोटेंशियल प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। आई होप मैं क्लियर कर पा रही हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पर थोड़ी सी हम एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पर इन्होंने दिया। मैम जी मैम एक क्वेश्चन था। पूछिए। मैम अगर कोई ऐसा बिजनेस है जिसमें जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू सिर्फ एक ही है, अगर वहां से लॉस हो रहा है तो हम कंपनसेट नहीं कर पा रहे हैं, क्या ये सही है? हमें मतलब फिर क्या लिखे उसका अदर रेवेन्यू, अगर उसमें अगर पहली हम बात ये है कि जाहिर है आप सोच पा रही हैं, जब आप ये सोच पा रही हैं कि देखें रेवेन्यू मॉडल एक होना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अगर वहां से लॉस हो जाएगा तो बिजनेस गिर जाएगा। बहुत अच्छी साइन है कि एटलीस्ट आप ये सोच पा रही हैं, वरना क्या था आप एक रेवेन्यू मॉडल लिख के खत्म कर देती।
लेकिन वेरी गुड कि आप कह रही हैं कि नहीं एक रेवेन्यू मॉडल में लिख तो रही हूँ लेकिन ये जस्टिफाइड नहीं है। दो बातें हो सकती हैं। पहली बात ये हो सकती है कि आप मेंशन कर दें, क्योंकि अभी सचमुच तो आपसे बिजनेस नहीं करवा रही हूँ कि मुझे करके भी दिखाएं, आपको सिर्फ प्रपोज ही करना है। तो पहला काम ये हो सकता है कि आप कह दें कि नहीं भाई हम ये भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, क्लेम करना है। इस वक्त तो क्लेम करने का आप खुली छूट है ना, क्योंकि आपको प्रैक्टिकली साबित करके नहीं दिखाना। लेकिन अगर आप क्लेम नहीं करना चाह रही, आप कह रही नहीं मैं रियलिस्टिक ही बिजनेस प्लान सबमिट करूंगी और ऐसी ही बात कहूंगी जो वाकई रियलिस्टिकली हो सके, तो आप ये जस्टिफिकेशन दे सकते हैं कि फिलहाल हमारा रेवेन्यू इसी तरह जनरेट होगा, लेकिन हमारा आगे प्लान है कि जैसे जैसे हमारा जो हमें मिलता जाएगा, प्रॉफिट होता जाएगा, वैसे वैसे आगे फर्दर हम इस बिजनेस को इस तरीके से एक्सटेंड करते जाएंगे। हम ये भी स्टार्ट कर देंगे, हम वो भी स्टार्ट कर देंगे। समझ रही मेरी बात? यस मैम, जैसे लेकिन एग्जांपल आप मुझे अपना बिजनेस ही बताएं कि कौन सा एग्जैक्ट, मुझे एक एग्जांपल बताएं तो मैं आपको सही मसले का हल बताऊं। मैम मैंने तो शूज का स्टार्ट किया था, हम्म। मतलब शॉप है एक, ऑनलाइन शू शॉप, ठीक है। तो आप जी जी बिनेश पूछ कहें, क्या कहना चाह रही? अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैम वो क्वेश्चन था कि अगर हमने बिजनेस है जिसमें कोई पोटेंशियल प्रॉब्लम आई नहीं है, फॉर एग्जांपल की कोडिंग करना है और कोई शूज का वगैरह, तो इसमें हम किस तरीके का कोई प्रॉब्लम ले सकते हैं? अगेन ये आपके एक तो कम्युनिकेशन स्किल्स का इम्तिहान है ना। पहली बात ये है कि आप क्यों कह रही हैं। अगर मैं आपकी जगह हूं तो मैं कभी ना कहूं कि मैं तो बिजनेस शॉप कर रही हूँ और मैं तो किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, आप ये इसको प्रॉब्लम बनाए ना, आप कहें क्यों। मतलब आपने इतनी सारी चीजों को छोड़कर, इतना कोई भी बिजनेस आप सिलेक्ट कर सकती हैं, मगर आपने शू शॉप को सिलेक्ट किया, क्यों किया? प्रोबेबली आपको कोई जिंदगी में कोई प्रॉब्लम आई होगी, कोई मसला होगा जिस वजह से, यही प्रॉब्लम हो सकता है कि भाई यहाँ पर अच्छी क्वालिटी के शूज नहीं मिलते हैं, यहाँ पर ब्रांडेड, इसको कोई प्रॉब्लम में आप कन्वर्ट कर सकती हैं। सबसे पहला तो आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अगर इतने अच्छे हैं तो यहाँ पर तो ज्यादातर लोग एग्जैजरेट ही करते हैं बातों को, जो प्रॉब्लम नहीं भी होती उसको प्रॉब्लम बना बढ़ा चढ़ा के। आप 5 मिनट के लिए खबरनामा लगा लें, जियो लगा लें, ARY लगा लें, बोल चैनल लगा लें, कोई सा अच्छा चैनल लगा लें, तो आपको पता चलेगा कि जो बात नहीं है उसको भी बात कैसे बनाना है। पहला तो ये है। लेकिन दूसरी बात ये है कि आप अपना प्लान बता सकते हैं ना कि भाई अभी तो हमने इस तरह स्टार्ट किया है, अभी हम ऑनलाइन शू शॉप स्टार्ट कर रहे हैं, वही वाली बात, इकरा की बात को भी एक्सटेंड कर रही हूँ कि अभी हम ये ऑनलाइन शॉप स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन आगे चलकर जैसे जैसे हमें प्रॉफिट होगा तो हम इसको किसी मोबाइल शॉप में कन्वर्ट कर देंगे, व्हाटएवर, कि आप जो है वो जिसे कहते हैं ना कि मूवेबल आपका बिजनेस होगा, हम डोर टू डोर जाकर भी कर देंगे या हम डिफरेंट सिटीज में पहुंच जाएंगे, तो आप उसको आगे एक्सटेंशन उसका बता सकते हैं कि आप आगे की आपके फर्दर प्लान है। इस वक्त तक इम्प्लीमेंटेशन हमारी एक शॉप की हद तक है, लेकिन हमारी सोच बड़ी है, हम इसको आगे और फर्दर इनोवेटिव लेवल तक लेकर जाएंगे। ओके मैम, थैंक यू। सदाकत खट्टक मैडम, डेडलाइन बेटा, डेडलाइन दो बातें हैं। मेरे ऊपर आप लोग थोड़ी सी मेहरबानी करेंगे तो डेडलाइन वैसे तो होनी थी आज, सबमिट आपको आज कर देना चाहिए था। प्लान जो आपका टोटल बिजनेस प्लान है वो चाहे आप मुझे नेक्स्ट वीक तक सबमिट कर दे, 7 दिन भी मैं दे सकती हूँ आपको सिर्फ और सिर्फ बिजनेस प्लान जमा कराने की। लेकिन जहां तक बात है प्रेजेंटेशन की, प्रेजेंटेशन आप मुझे क्लास से कम 2 दिन पहले जमा करा दें। फ्राइडे को अगर हमारी क्लास होती है तो आप मुझे कम से कम वेडनेसडे तक तो जमा करा दें। उसका रीजन ये है कि मैं आपकी प्रेजेंटेशंस देख लूं, उसमें से क्वेश्चंस निकाल लूं, वरना उसी वक्त आप मुझे सबमिट करेंगे तो फिर मैं कब देखूंगी और कब उसमें से क्वेश्चन निकालूंगी, तो मुझे बहुत डिफिकल्टी हो जाएगी। तो मुझे थोड़ा उसको रिव्यू करने का टाइम दे दें। नेक्स्ट क्लास शुरू होने से 2 दिन पहले भी अगर आपने मुझे सबमिट करा दिया, मेरे खुशी है कि आप 20 तक मुझे सबमिट कर दें 2 दिन बाद। लेकिन अगर 2 दिन नहीं ले रहे, 3 दिन ले लें, लेकिन ट्यूसडे वेडनेसडे तक सबमिट करा दें। सही है? मैम ये प्रेजेंटेशन बिजनेस का के बारे में होगी? जी, ये प्रेजेंटेशन बिजनेस प्लान के बारे में होगी। आप चाहे उसको लिखने में टाइम ले लें थोड़ा सा, लेकिन आप उसका पूरा फॉर्मेट डिसाइड कर लें और आप वो प्रेजेंट पहले कर दें कि आपका बिजनेस क्या है। प्रेजेंटेशन में मैं आपसे जस्टिफिकेशन ही मांग रही हूँ कि मैं आपकी 5 मिनट की प्रेजेंटेशन सुनकर और कहूँ कि वाह भाई ये जबरदस्त बिजनेस है, ये तो स्टार्ट हो जाना चाहिए। लेट्स सपोज कि मैं ही कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हूँ और आपको लोन दे सकती हूँ, तो आपकी प्रेजेंटेशन देकर मैं कन्विंस हो जाऊं कि हाँ बस यही वो बिजनेस है कि जिसके मुझे जो है अप्रूव करना चाहिए। मैम जी बेटा।
अगर हम वो बनाए, क्या कहते हैं, पीपीटीज बनाने से बेहतर है कि हम वार्ड में वैसे भी बिजनेस प्लान तो बना रहे हैं ना मैम, तो हम उसी से अगर प्रेजेंट करें तो क्या होगा? मुझे नहीं पता आपका बिजनेस प्लान कितना अच्छा होगा और कितना अट्रैक्टिव होगा। पीपीटीज, जहां तक आप जनरल सवाल है ना आपका, बहुत फर्क है पीपीटीज के अंदर और वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर। ये एमएस ऑफिस का सवाल, पहले तो मैं आपके सवाल, बहुत अच्छा सवाल है और बहुत मैं आपका थैंक यू करती हूँ कि आपने सवाल पूछा। आपके सवाल का मैं डायरेक्ट जवाब दे रही हूँ, लेकिन थोड़ी मुझे फिलोसफी झाड़ने दें पहले। वो मसला ये है कि मुझे पहले तो आप, ये किसने पूछा है सवाल? हसनैन हैदर अस्तोरी में। हसनैन, हाँ हसनैन हैदर, आपका सवाल तो एक साइड पर, मुझे आप सिर्फ इतना बताएं कि हमारे पास एमएस वर्ड मौजूद है। एमएस ऑफिस का सवाल पूछ रही हूँ। जब हमारे पास एमएस वर्ड मौजूद है तो हम क्यों इस्तेमाल करते हैं एमएस पावर पॉइंट? पावर पॉइंट का रीजन क्या है? मैम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास टाइम कम है ना मैम। वो मैं आपकी बात समझ गई जो आप कह रहे हैं। मैं एक जनरल सवाल पूछ रही हूँ। एक जनरल प्रैक्टिस में जो काम हम वर्ड पे कर सकते हैं वो काम तो हम एक्सेल में भी कर सकते हैं। वो काम हम पावर पॉइंट अलग से एक सॉफ्टवेयर क्यों अवेलेबल है? मैं वो पेज को लैंडस्केप कर दूं और वही चीज मैं पावर पॉइंट पे लिख दूं? सही कह रहे हैं। कुछ कभी सोचा है? कोई और जवाब देना चाहेगा कि हमारे पास पावर पॉइंट नाम का एक सॉफ्टवेयर क्यों एग्जिस्ट करता है? एक्चुअली मैम पावर पॉइंट में ये है ना कि अभी एमएस वर्ड में तो हम डिटेल से लिखते हैं, पावर पॉइंट में हम आउटलाइन उसको शॉर्ट फॉर्म में मतलब हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। आप करते हैं शॉर्ट में, लेकिन क्या पावर पॉइंट में पूरा पेज आपके सामने आ रहा है इस वक्त इतना लंबा चौड़ा, तो क्या ये पीपीटी में नहीं आ सकता? पीपीटी में डिटेल भी आ सकती है, लेकिन डिटेल हम खुद स्किप कर देते हैं। एक्चुअली मैं थोड़ा सा इसका जवाब आपको देना चाहती हूँ। देखें, पावर पॉइंट का मसला ये होता है, पावर पॉइंट को हम प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर इसलिए कहते हैं कि आपका जो एमएस वर्ड होता है ना, जो डॉक्यूमेंट होता है, वो डॉक्यूमेंट होता है आपकी अपनी रीडिंग के लिए। उसकी सीक्वेंस पहले से डिसाइडेड होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पर फाइनेंसिंग पहले लिखा है तो फाइनेंसिंग पहले ही आएगा। अगर मैनेजमेंट बाद में लिखा है तो मैनेजमेंट बाद में ही आएगा। कोई ऐसा तरीका नहीं है कि मैं आपके डॉक्यूमेंट का बीच का हिस्सा पहले देख लूं। जिस तरह ये डॉक्यूमेंट कंपोज हुआ है ना, उस तरीके से मुझे देखना पड़ेगा। ये एमएस वर्ड की लिमिटेशन है। अच्छा, पावर पॉइंट के केस में ये सेम डॉक्यूमेंट में बनाऊं, एग्जैक्टली ये पूरा इसकी कॉपी बना दूं और ये पावर पॉइंट में सेव कर दूं, लेकिन उसके अंदर थोड़ी सी एनिमेशन होती है। उसके अंदर एक ऐसा इफेक्ट होता है कि मेरी मर्जी है कि हेडिंग नंबर 6 पहले डिस्प्ले हो जाए, हेडिंग नंबर 5 बाद में डिस्प्ले हो जाए। मैं वहां पर कम्युनिकेशन प्लान को अलग रख सकती हूँ। ठीक है, अब मेरी प्रेजेंटेशन है ना, मेरा प्लान ये है कि मैंने लिखा तो डॉक्यूमेंट में चीज, जैसे कि अभी हम एग्जीक्यूटिव समरी को डिस्कस कर रहे थे कि एग्जीक्यूटिव समरी को लिखा आखिर में जाता है, लेकिन वो होती सबसे पहले। तो हमारी कम्युनिकेशन में भी, प्रेजेंटेशन में भी कोई बात कभी कभार हमारा ऐसा हो सकती है कि वो बात डॉक्यूमेंट में पहले आ रही हो, लेकिन एक्चुअली हमें दिखानी बाद में हो। ठीक है, तो ये चीज आप वर्ड में नहीं कर सकते। तो बहुत इंप्रेशन में फर्क है। जो सारा बिल बाब आपकी बात का है वो ये है कि वर्ड की, एमएस वर्ड की प्रेजेंटेशन में और पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन में इंप्रेशन में फर्क है। आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं अलाउ कर दूंगी, भाई आपकी मर्जी है। आपको मुझे जस्टिफाई करना है कि आपका बिजनेस आइडिया अच्छा है। अगर आपको लगता है वो इतना अच्छा है कि एमएस वर्ड पे मैं राजी हो जाऊंगी तो एमएस वर्ड, आपकी मर्जी, आप ब्लैक स्क्रीन पर कर दें। ठीक है ना, मुझसे आप ये क्या पूछ रहे हैं? मैं तो आपसे कहती हूँ कि ब्लैक स्क्रीन मुझे नजर आ रही हो ना, आपकी शक्ल नजर आ रही हो, कुछ भी नजर नहीं आ रहा हो, सिर्फ आपकी आवाज आ रही हो। लेकिन आपने ये इस तरह से प्रेजेंट किया अपना प्लान कि मुझे सिर्फ आपकी शक्ल भी नजर नहीं आ रही, ब्लैक स्क्रीन नजर आ रही है। एक और स्टूडेंट है, उसने प्रेजेंटेशन बनाई है, उसने एनिमेशन बनाई है, हालांकि शायद उसने काम कुछ भी नहीं किया, लेकिन उसने अपनी प्रेजेंटेशन इतने अच्छे वे में दे दी। तो इम्प्रेशन में बहुत फर्क है। तो प्रेजेंटेशन के मार्क्स आपके इम्प्रेशन क्रिएट करने पे हैं और रिपोर्ट के मार्क्स आपकी अच्छी रिपोर्ट बनाने पर है। वो आप, अगर आपको लगता है कि टाइम कम है और आप वर्ड पर इंप्रेशन क्रिएट कर सकते हैं तो करें, लेकिन इसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझें कि वर्ड इस्तेमाल करने से आपकी प्रेजेंटेशन की इंप्रेशन में कोई कमी नहीं आएगी। किसी दूसरे का प्लान आपके प्लान पर हावी नहीं हो जाएगा। अगर ऐसी आपको श्योरिटी है, गारंटी है, तो आप प्रेजेंटेशन बना लें, भले नहीं बनाए आप वर्ड पर ही प्रेजेंटेशन दे दें। लेकिन आपको लगता है कि नहीं, मेरे कम्युनिकेशन कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, मेरा इंप्रेशन कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, जिस तरह से मैं प्रेजेंट करना चाहता हूँ वो बात समझ ही नहीं आएगी सामने वाले को, तो फिर इतना कोई टाइम का इशू नहीं है, बन सकती है। हसनैन, आपको मेरी बात क्लियर हुई है? यस मैम, क्लियर, डन, क्लियर। मैम एक्चुअल ये थी आपने पहले जो बताया कि मतलब जो हेडिंग का हम वो एमएस वर्ड में भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अभी जो हेडिंग अभी जो इसमें नजर आ रही है ना मैम,
जैसे 5 और 6, उसमें अगर हम वो करें, क्या कहते हैं, हेडिंग अप्लाई करें, तो अब वहां से हम इसी के सब टॉपिक में भी जा सकते हैं, उसी सब टॉपिक के हेडिंग को क्लिक करके इधर आ सकते हैं मैम। सेम वी कैन डू इन मतलब एमएस वर्ड। लेकिन इंप्रेशन आपकी बात सही है मैम, क्योंकि वही एमएस बात है, वर्ड में आपका अपना डिसीजन है, ये डिसीजन मैं आपके ऊपर, मैं आपको बाउंड नहीं कर रही कि मुझे पीपीटी की प्रेजेंटेशन चाहिए, उसका मैं कोई ज़ाहिर अचार तो नहीं डालूंगी। लेकिन पॉइंट ये है कि इम्प्रेशन से फर्क पड़ता है। और आपका मेरा ऑब्जेक्टिव है ना, यहाँ पर मुझे कुछ ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं। आप लोग पता नहीं कोर्स आउटलाइन को कितना गौर से पढ़ते हैं और कितना गौर से नहीं पढ़ते हैं, मगर MIS के बारे में मुझे कुछ MIS कोर्स से कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं जो कि अचीव होनी बहुत जरूरी है अगर मैं कोर्स आउटलाइन आपके सामने खोलूं। तो हमारे पास ये कुछ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ये दोनों लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स ये मुझे असाइन किए गए, ये मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। ये तो वही है कि आपको MIS यूज करना है, आपको इनोवेटिव सॉल्यूशन बनाने आए, MS एक्सेस इस्तेमाल करनी आए, HTML इस्तेमाल करनी आए, बिजनेस के बारे में नॉलेज हो, वो ऑलरेडी आप लोगों के पास है अच्छी। लेकिन ये दो भी मेरे काम है ना, मुझे दिए गए कि आप जब जाएंगे पास आउट होकर, तो फिर मेरी जिम्मेदारी हो जाएगी कि ये दो चीजें मैंने आपको दी या नहीं दी। और ये दो चीजें क्या है? ये है प्रेजेंटेशन स्किल्स और ये है राइटिंग स्किल्स। अगर खुदा ना खास्ता आपको नहीं आए या कोई पीछे रह गया, तो ये मैं फिर अपने आप को कैसे माफ करूंगी कि मैंने ये काम आपको सिखाया ही नहीं। ठीक है, तो इसको खेल बनाकर करें, इसको प्रेशर लेके नहीं कि ये हो जाएगा, इसको इंजॉय करके करें। अगर आप इंजॉय करके करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, मजा आएगा। मार्क्स वार्क्स तो आनी जानी चीज है, आज अच्छे आ रहे हैं कल बुरे आ रहे हैं। ऐसा भी होता है कि किसी सब्जेक्ट के अंदर आप मैक्सिमम एफर्ट पुट करते हैं, मार्क्स खराब हो जाते हैं। ऐसा भी होता है कि किसी सब्जेक्ट के अंदर आप बिल्कुल एफर्ट नहीं पुट करते, मार्क्स अच्छे आ जाते हैं। मार्क्स आनी जानी चीज होते हैं, लेकिन जो लर्निंग होती है ना, वो सारी लाइफ आपके साथ रहती है। तो मार्क्स को छोड़े और अच्छे तरीके से खेल खेल में इंटरेस्ट के साथ लर्निंग को जहन में रखते हुए इस असाइनमेंट को करें, तो आपको यकीनन एंजॉयमेंट होगी। रोशी मैम, ये बहुत ज्यादा काम है, हमारे दूसरे सब्जेक्ट्स भी हैं मैम, क्विज़ेस, असाइनमेंट। और बेटा मुझे रोशी आप कह तो रही हैं ये बात, पता नहीं क्यों मुझे तो ऐसा लग रहा है, सीरियसली मुझे बहुत इस दफा फील हो रहा है कि इस सेमेस्टर में मैंने MIS में कुछ पढ़ाया ही नहीं। मैंने इतना कुछ सोचा हुआ था। लास्ट सेमेस्टर में मैंने ठीक ठाक MIS का कोर्स पढ़ाया था, काफी कंटेंट्स पढ़ाए थे, मगर मैंने सोचा था कि इस बार मैं पिछले दफा से ज्यादा पढ़ाऊंगी और बहुत ज्यादा एक्टिविटीज कराऊंगी। वो तो कुछ कुदरत का ऐसा हुआ, एक तो छुट्टियां हमारी बीच में इतनी आ गई, हमारे कोर्स के बीच में 4-6 हाँ क्लासेस स्किप हो गई, फिर कोरोना आ गया। तो अगर आपको इस वक्त ये लग रहा है कि ये बहुत ज्यादा है, तो मैं तो फिर डाउट कर रही हूँ कि अगर ये सचमुच जैसे मेरा प्लान था वैसे ही चलता, तो फिर आपको कैसे मैनेज करती, क्योंकि ये बिल्कुल मिनिमम है। अगर ये भी नहीं हो पाया ना, तो फिर MIS पढ़ने का फायदा क्या? फिर तो MIS का हक ही नहीं अदा हुआ। कम अज कम इतना तो होना ही चाहिए, थोड़ा बहुत आपको कंप्यूटर चलाना अच्छे से आए, कंप्यूटर के साथ कुछ डिसीजन लेने आए, जस्टिफाई करना है अपने बिजनेस को, यही तो ऑब्जेक्टिव है हमारा। मैम जी मैम, मसला नहीं है कि कंप्यूटर यूज कैसे करना है, ये चीजें मतलब हम बिजनेस प्लान भी, चलो क्योंकि हमने ये 3rd सेमेस्टर में थोड़ा आइडिया हमें मिल गया था, उस लिहाज से हम बिजनेस प्लान भी बना लेंगे, PPT भी हम बना लेंगे, उसका कोई इश्यू नहीं है। लेकिन इश्यू हमारा लास्ट डेट का आ रहा है, क्योंकि अब एंड में सारे टीचर्स ने हमें असाइनमेंट्स दे रखी है, क्विज़ेस हमें दे रखी है, तो अब हम सिर्फ रीजन यही ना कि हमें कोर्स कंपाइल करना है, आपका ना रिजल्ट्स कंपाइल करने हैं, वो असल सारी मसला है। चीजें हम ऐड करें और साथ में अब PPT भी बनाएं और PPT के अंदर भी हम एनिमेशंस यूज करें, कोई अच्छा इंप्रेशन देने की कोशिश करें, अपना बेस्ट एनिमेशन दें। यूज करना ये जरूरी ना नहीं है, बहुत इंप्रेशन अच्छा होगा। क्रिएट करना जरूरी है। 31st तक या तो हमें डेट एक्सटेंड करके आप दे दें, हम कर लेंगे तब तक, क्योंकि हम आधा MIS करेंगे, आधा दूसरी बेटा चीजें करेंगे। 31st के बाद छुट्टियां हैं, फिर अगर आप 31st को जमा कराएंगे तो मैं कब उसको इवेल्युएट करूंगी, कब मैं उसमें मार्किंग करूंगी, कब मैं रिजल्ट कंपाइल करूंगी? 31st की डेट तो मैंने दी है इनको कि मैं रिजल्ट जमा करा दूं। मैम अब ये देखें, आपका इश्यू आ रहा है, हमारा भी इश्यू आ रहा है, तो हम कोशिश ये करें कि दोनों मिलकर कोई एक ऐसा रास्ता निकालें जो मैंने दोनों के लिए रास्ता दिया बराबर तो हो, सही क्योंकि बेटा, हमारा आपके लिए बहुत मैं मुश्किल है। इतनी मैम आप फ्लेक्सिबल हो गई, असल में तो मुझे अगर मुझे सच में ट्रेडिशनल टीचर की तरह बिहेव करना था, तो आज आप कैसे भी करके ना प्रेजेंटेशन दे रहे होते। आज की क्लास में हम ये सारी बातें कर ही नहीं रहे होते, और कुछ भी करके मैं कहती मेरा मसला नहीं, आपका मसला है, जाके प्रेजेंटेशन बनाए, असाइनमेंट जमा कराए। मुझे पता है कि आपके साथ भी इश्यूज हैं, इसीलिए मैंने आपको ये वीक छोड़ दिया है कि नहीं है? यस मैम, मसला नहीं है मैम, इंशाल्लाह करेंगे, छोड़ो।
बल्कि मैं चले आपका रोशी और Yes, बाकी क्लास, आपको मैं एक काम दे सकती हूँ। अभी ये क्लास का टाइम कब तक है? अगले 2.5 घंटे MIS के लिए ही एलोकेटेड है ना। अगर आपको कोई yes, फर्दर क्यूरी नहीं है, मीटिंग लीव करें, जाएं, आप जाके इस वक्त बिजनेस प्लान पे काम करें। इस वक्त तो किसी और चीज पे काम नहीं करना ना। यस मैम। जाएं इस वक्त अपने बिजनेस प्लान पर काम करें, सोचें, बनाएं। 2 से 2.5 घंटे में आपकी प्रेजेंटेशन बन जानी चाहिए। रिपोर्ट आप आराम से प्लान आखिर में डिटेल करते रहिएगा, पहले प्रेजेंटेशन बना लें। और प्रेजेंटेशन की मैम हमने वीडियो भेजनी है या हम यहाँ प्रेजेंट करेंगे क्लास में? दोनों चीजें हो सकती हैं। मेरा जो रिकमेंडेड ऑप्शन है कि वो आप अगर मुझे वीडियो भेज देंगे तो बहुत अच्छा है, उसके 2-3 फायदे हैं। लेकिन अगर आप फॉर एनी रीजंस वीडियो नहीं भेज पा रहे हैं तो फिर आप जो है वो क्लास में प्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन वो लीस्ट रिकमेंडेड ऑप्शन है। वो मुझे कम पसंद आता है, ज्यादा पसंद वो आता है क्योंकि वीडियो मैंने पहले से देखी हुई हो। मैम एक्चुअली ये कि अब वीडियो अगर हम हॉस्टल में बना रहे होते हैं तो पीपीटी सिर्फ हम लैपटॉप पे ही दिखा सकते हैं, और उसके अलावा हमारे पास कोई मल्टीमीडिया वगैरह ऑप्शन तो नहीं है। बेटा तो मुझे PPT दिनेश आपकी आवाज बिल्कुल सुनाई नहीं दे रही, जरा जोर से बोलेंगी या लिख दे, या किसी और को समझ में आया क्या कह रही हैं? ये कह रही मैम लैपटॉप नहीं है, कह रही है लैपटॉप नहीं है? नहीं मैम, मैम मैं ये कह रही हूँ कि अब हम जो पीपीटीज होती हैं वो हम सिर्फ लैपटॉप पे दिखा सकते हैं जो वीडियो में। तो अगर हम क्लास में जूम में प्रेजेंट करेंगे तो हम स्क्रीन शेयर पूरी क्लास के साथ कर सकते हैं। बेटा तो जूम आप option घर में अकेले भी चला सकते, वो आपकी मर्जी है। आप स्क्रीन शेयर कर सकती हैं, लेकिन उसके लिए लाइव सेशन करना जरूरी नहीं है। अभी आप चले भी जाएंगे सारे, मैं अकेली बैठी रहूं तो मेरे जूम मैंने ऑन किया हुआ है, मीटिंग मेरी चल रही है, स्क्रीन शेयर हुई हुई, स्क्रीन रिकॉर्ड हो जाती है। तो जूम से ही आप अपनी स्क्रीन रिकॉर्ड करके एक जूम प्रेजेंटेशन 5 मिनट की रिकॉर्डिंग कर सकती हैं। हाँ ठीक है मैम, फिर हम जूम प्रेजेंटेशन ही दे मैं देते हैं ना जूम के थ्रू आप बना ले, लेकिन फॉर एनी रीजंस अगर आपको प्रॉब्लम लग रही है तो कोई मसला नहीं, आप क्लास में दे दीजिएगा। लेकिन उसी तरह जिस तरह आप क्लास में देंगी उसी तरह आप अकेले में बैठ के बना सकती हैं, बल्कि उसको तो री रिकॉर्ड, उसमें एरर जो है अगर आपका कोई हो गया तो आप दोबारा रिकॉर्ड भी कर सकती हैं। क्लास में तो लाइव करेंगी और जो गलती हो गई तो हो गई, ओके लेकिन मैम। वो तो अगर आपसे कोई चीज हो गई मिस, आप कहेंगे कि नहीं बेहतर हो सकता था, तो आप उसको दोबारा सुन के दोबारा रिव्यू कर सकती हैं। मैम ये एक और इशू भी है ना, क्योंकि प्रेजेंटेशन में तो हमने अपना पूरा बिजनेस प्लान हमने शेयर करना है, तो अभी तो हमने बिजनेस प्लान बनाया ही नहीं है, तो फिर उसके हम पीपीटीज कैसे बनाएं? क्योंकि बेटा हमने क्यों अभी नहीं तो बनाया? पहला सवाल 3-4 इस पैराग्राफ्स हमने शुरू के 3-4 हमने कर लिए हैं, कंप्लीट तो नहीं है मैम प्लान हमारा देखें, पूरा। पहला सवाल कि आपने क्यों नहीं बनाया? आपको सेमेस्टर के स्टार्ट से पता था, और कम से कम बिजनेस मॉडल सबमिट कराने तक तो आपको पता था कि आपको बिजनेस प्लान सबमिट कराना है, लेकिन चलो नहीं किया फॉर एनी रीजंस। अभी आपने काम शुरू किया, अभी भी आपने काम शुरू किया है ना, तो इतना कोई अनरियलिस्टिक बात नहीं है। पहली चीज ये है कि आप अपनी एक डॉक्यूमेंट को आउटलाइन करने में कम टाइम लगता है, डॉक्यूमेंट को लिखने में ज्यादा टाइम लगता है। डॉक्यूमेंट को आउटलाइन कर लें, हेडिंग्स डिसाइड कर लें, टेबल ऑफ कंटेंट्स बना लें, भाई हम मुझे ये भी बताना है, मुझे ये भी बताना है, मुझे ये भी बताना है, ठीक है, वो आपने आउटलाइन बना लिया। अब पहले आप उस आउटलाइन पर प्रेजेंटेशन तैयार करें, और आप पहले मुझे नेक्स्ट वीक तक प्रेजेंटेशन दे दें, तब तक मैं आपसे प्लान डिटेल नहीं मांग रही हूँ। असल मसला होता है कि डॉक्यूमेंट की खूबसूरती को बनाना ज्यादा मुश्किल होता है। बातें आप जबान से बहुत कुछ कह सकते हैं, वो आसान होता है बोलना, लेकिन जो डॉक्यूमेंट में उसको जस्टिफाई करना ज्यादा मुश्किल होता है। तो डॉक्यूमेंट के लिए मैं आपको टाइम दे रही हूँ कि डॉक्यूमेंट आप मुझे चले 1 वीक और ले लें, नेक्स्ट वीक तक सबमिट करा दीजिएगा। तो सिर्फ मैम फिर ये Thank- क्वेश्चन आंसर के लिए हम अगर लाइव अगर क्लास में ही प्रेजेंट करें, क्योंकि आप दोबारा जब बोले, हमसे क्वेश्चंस पूछेंगी तो हम आंसर्स भी दे पाएंगे। दोबारा बोले। मैम क्लास में ही अगर हम प्रेजेंट करें, ये जो ऐसे क्लास हमारी चल रही है, ताकि आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप हमसे पूछें और हम उसी मैं इसीलिए तो कह रही हूँ, क्वेश्चन तो मैं दोनों सूरतों में पूछूंगी, आपकी मर्जी है। मैं अगेन आपको बाउंड नहीं करेगी आप मुझे पहले से भेजें, लेकिन फायदा क्वेश्चन तो मैं डेफिनेट पूछूंगी। 2 मार्क्स आपके क्वेश्चन आंसर पे, कि आपने कितना अच्छा क्वेश्चन का जवाब दिया है। अब जिन लोगों ने मुझे पहले से सबमिट किया हुआ होगा उनका मैं आराम से बैठ के देख लूंगी और उनसे 1-2 क्वेश्चन बना लूंगी, और फिर मैं लाइव सेशन में सिर्फ जब हमारा लाइव हो रहा होगा, फॉर एग्जांपल हसनैन हैदर की प्रेजेंटेशन में पहले देख चुकी हूँ, अब हसनैन हैदर बैठे हैं, मैंने कहा कि हाँ भाई हसनैन मैंने आपका प्लान देख लिया है, मुझे ये सवाल है, और उन्होंने बैठे बैठे मुझे वहीं जवाब दे दिया। प्रेजेंटेशन पूरा सुनने का हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप कह रही हैं कि नहीं ये तो जरा अजीब सी बात है, तो आप चाहें तो लाइव में दे दीजिएगा, कोई मसला नहीं है। जो मैं कह रही हूँ ना कि फायदा है बहुत इसका, थोड़ा सा आपको बताऊं कि फायदा क्या है।
YouTube पे मैं अपलोड करती हूँ लेक्चर्स, तो मैं जो मेरे बच्चों का काम होता है ना वो भी मैं उन पे, अगर उनकी इजाजत होती है, बच्चे अगर मना कर देते हैं तो मैं हटा देती हूँ उसको, लेकिन अगर बच्चों की इजाजत होती है तो मैं उनका काम भी YouTube पे लगाती हूँ। उसका फायदा ये होता है कि सब देखते हैं। प्रेजेंटेशन तो क्लास में आप अकेले देखेंगे, अकेले देंगे, 4 लोगों को पता चलेगा कि आपके अंदर क्या पोटेंशियल है। लेकिन अगर मैं आपका काम अपलोड कर देती हूँ अपने लेक्चर्स के साथ ही, तो फिर दूसरे टीचर्स भी देखते हैं, दूसरे शहरों में भी लोग देखते हैं, जो भी आपका कम्युनिटी होती है वो देखती है, और पता चलता है कि अच्छा भाई इन लोगों को ये चीज पता है। तो आपके लिए वो ज्यादा बेनिफिशियल होता है, मेरे लिए भी ज्यादा बेनिफिशियल होता है। मुझे लगता है कि मेरा ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ, कि आपने सचमुच कुछ सीखा और आपको एक्सपोजर भी मिला उससे। तो बाकी अगर आप मना करेंगे तो कोई ऐसा मसला नहीं, मैं नहीं भी करूंगी। मैम सबमिट कैसे ओके करेंगे? मैम, थैंक यू। बेटा आपका क्वेश्चन ले रही हूँ, रिकॉर्डिंग कौन सी ऐप से करें मैम? रिकॉर्डिंग करने के लिए बहुत सारी ऐप्स हैं बेटा। मैं फ्री कैम यूज करती हूँ, एक ऐप का नाम है, वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए होती है। फ्री कैम डाउनलोड करें और वो आपकी स्क्रीन को बिल्कुल MS वर्ड की तरह, आप स्क्रीन शेयर का बटन दबाएं, आवाज भी रिकॉर्ड करती रहती है, सब कुछ करती रहती है। आप पावर पॉइंट के अंदर भी, PPT के अंदर भी रिकॉर्डिंग ऑप्शन होता है, आप उसमें भी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और सबसे आसान जो है ना इन सारी चीजों में, सबसे आसान है जूम। आप सिंपल जूम लॉगिन करें अपने घर में, क्योंकि जूम आप रोज यूज कर रहे हैं ना, उसके लिए आपको अलग से कुछ सीखना नहीं पड़ेगा। जूम लॉगिन करें, जूम की मीटिंग स्टार्ट करें, स्टार्ट रिकॉर्डिंग आपकी खुद ब खुद हो रही होगी, प्रेजेंटेशन दें, स्टॉप रिकॉर्डिंग करें, वो रिकॉर्ड हो जाएगी। मैंने जो पहले बिजनेस मॉडल अपलोड किया था, तो अभी मेरे पास बिजनेस जो आइडिया है ना वो डिफरेंट आ रहा है बिजनेस मॉडल से, तो वही डिफरेंट आइडिया मैं लिख सकता हूँ मैम? हाँ, वो डिफरेंट, अगर आप डिफरेंट कर रहे हैं तो कोई मसला नहीं। ओके, थैंक यू। Zoom can also be used, must use Zoom। हाँ, Zoom बहुत आसान है, Zoom बड़ा कन्वीनियंट करता है, लेकिन बहुत सारे और भी ऑप्शन है। बाकी पावर पॉइंट, PPT किस तरह इस्तेमाल होता है, पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर अगर आप कहेंगे तो वो मैं आपसे ट्यूटोरियल शेयर कर दूंगी। नहीं मैं वो इस्तेमाल करना आता है अल्हम्दुलिल्लाह में। हाँ, रिकॉर्डिंग के हवाले से। हाँ, रिकॉर्डिंग के हवाले से मैं शेयर करें। आता है तो अच्छी बात है। नहीं तो कोई किसी भी चीज में प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हैं, या अभी क्लास में किसी बात का डेमो देना हो तो आप मुझे बताइएगा, तो मैं उस चीज को डेमोन्स्ट्रेट करने की कोशिश करूंगी। जरूर मैम अगर PPTs रिकॉर्डिंग PPTs अगर हम सेंड करें तो ये सही होगा? हाँ, PPT सेंड कर दे तो भी सही है, उसमें रिकॉर्डिंग आ रही हो, ठीक है, आपने हर स्लाइड के ऊपर आवाज रिकॉर्ड की हुई हो। ओके मैम। ये भी बिल्कुल, मुझे तो बस आपकी आवाज ही सुननी है। मैम शक्ल नहीं देखनी है, वीडियो ऑन नहीं करें। लड़कियों को मैं बहुत ज्यादा बाउंड नहीं, क्योंकि मैं खुद, मुझे थोड़ा मेरी फैमिली की तरफ से ये कंसर्न है कि मतलब वीडियो पसंद नहीं करते, हर लेडीज के ऊपर थोड़ा सा होता है। अगर आपको कोई कंसर्न नहीं है तो आप जरूर अपनी वीडियो रिकॉर्ड करें, उसका इंप्रेशन बहुत अच्छा होता है। ये मैं बहुत अफसोस फील करती हूँ कि मतलब इंप्रेशन कम हो जाता है जब आपकी फिजिकल अपीयरेंस नजर नहीं आ रही होती। तो बॉयज के साथ तो आई डोंट थिंक ऐसा कोई मसला है, तो आप फिजिकली अगर नजर आएंगे तो और अच्छी बात है। लेकिन रिस्ट्रिक्ट इसीलिए नहीं कर रही कि मुझे नहीं पता किसकी क्या इश्यूज हैं क्या नहीं है, लेकिन बहरहाल इंप्रेशन जो है ना वो आपकी फिजिकल अपीयरेंस के साथ बहुत अच्छा होता है। और दूसरी बात यही कि मेरा बहुत शौक है, मुझे पसंद है कि आप लोग जो प्रेजेंटेशन देंगे वो मैं रिकॉर्डेड शेयर भी करूंगी यूट्यूब पे, अगर आप लोगों को एतराज नहीं होगा तो। उस कॉन्टेक्स्ट में अगर आपको फेस आने में सामने कोई मसला हो तो भले आप नहीं लेकर आए फेस, लेकिन बॉयज क्यों, बॉयज से तो पर्दे वर्दे का कोई इशू नहीं है, कोई घर वाले नहीं कहेंगे कि तस्वीर थोड़ी प्राइवेसी में बॉयज की भी, मतलब ये बात भी तो नहीं है कि तो ठीक है, आपकी प्राइवेसी होगी, आपका कोई पर्सनल प्राइवेसी कंसर्न होगा तो बिल्कुल मुझे उसका क्या कहना चाहिए, रिस्पेक्ट है। आप नहीं दिखाना चाहते अपनी शक्ल तो आप नहीं दिखाइएगा। आप कहते हैं नहीं मैडम यूट्यूब पर नहीं लगाना है तो नहीं लगाऊंगी, जैसे आप कहेंगे वैसे हो। जी, और कोई कोर्स आप लोगों को सारा क्लियर है? कोर्स में तो कोई फाइनल एग्जाम के हवाले से कोई कंसर्न नहीं है? मैम वो तो पूछ रहे हैं मैम, पाइम पैनल के बारे में थोड़ा व्यू दें, क्या करना है बेटा? एक तो जाहिर है कि सेकंड मिड आपका नहीं हुआ, ठीक है ना, तो जब सेकंड मिड नहीं हुआ है तो सेकंड मिड के मतलब फर्स्ट मिड के बाद हमने जो जो कोर्स पढ़ा है उस पर आप बहुत ज्यादा फोकस रखें। जैसे कि हमने सेकंड मिड में क्या क्या चीजें पढ़ी हैं, हमने बिल्डिंग एंड MIS का चैप्टर पढ़ा,
ठीक है, हमने इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ा, हमने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ा, हमने बिजनेस इंटेलिजेंस पढ़ा। ये 4-5 चैप्टर जो कि हमने सेकंड मिड के फर्स्ट मिड के बाद पढ़े हैं ना, इनको तो आप बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ें और बुक से पढ़ें। ज़ाहिर बुक से ही मैंने पढ़ाया है ज्यादातर, आप बुक से डेफिनेटली पढ़ें। पहली बात तो ये कि और उसकी केस स्टडीज को भी देखें। केस बेस्ड सिनेरियो बेस्ड भी क्वेश्चन आ सकते हैं और सिंपल डिस्क्राइब एक्सप्लेन वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ठीक है, तो पहला तो ये हो गया। दूसरा ये है कि टॉपिक्स, इकरा वही बता रही हूँ कि टॉपिक्स मैं चैप्टर वाइज बता सकती हूँ। मैं चले आउटलाइन खोल लेती हूँ तो मुझे ज्यादा आसानी होगी आपको बताने में। कहाँ है आउटलाइन? हाँ जी, तो हमने फर्स्ट मिड में सिर्फ ये 2 चैप्टर पढ़े थे। इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस मैनेजमेंट भी मेरा ख्याल में हमने फर्स्ट मिड के बाद पढ़ा है ना? ऐसा है, फर्स्ट मिड के बाद पढ़ा है ना इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस मैनेजमेंट। तो इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस मैनेजमेंट वाला पूरा चैप्टर, इसके सारे टॉपिक्स, यही टॉपिक्स जो लिखे हुए हैं, ये सारे टॉपिक्स, बिल्डिंग एन MIS का चैप्टर, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का चैप्टर, बिजनेस इंटेलिजेंस का चैप्टर। ठीक है, ये नेटवर्क सिक्योरिटी हमने नहीं पढ़ा, इसको मैंने डिस्कार्ड कर दिया था। एथिक्स और सिक्योरिटी इन दोनों को आप छोड़ दें, बस बिजनेस इंटेलिजेंस तक, ये जितने भी चैप्टर्स है ना, बिजनेस इंटेलिजेंस हमारा लास्ट चैप्टर है। इन चैप्टर्स तक आपको जितने भी कंटेंट्स इसमें लिखे हैं वो सारे स्लाइड्स में उसकी आउटलाइन मिल जाएगी, हमने क्लास में क्या डिस्कस किया है, और उसकी डिटेल आपको बुक से मिल जाएगी। इनको बहुत अच्छी तरह पढ़ना है। इसमें से 2 तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। इसमें पहली तरह का क्वेश्चन तो सिंपल आ सकता है कि फॉर एग्जांपल EDI क्या होता है, सोशल मार्केटिंग क्या होता है, इसकी टाइप्स क्या होती है, इसकी स्ट्रेटजीज, ये वाले कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं, सिंपल एक्सप्लेन वाले, रट्टे वाले। लेकिन इन पे ज्यादा फोकस नहीं कीजिएगा, रट्टा जरूर मारे, लेकिन हम लोग का फोकस रट्टे पे ज्यादा नहीं है, केस बेस्ड सवालों पे। तो सिनेरियो बेस्ड, केस बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं। आपको कोई छोटा सा सिनेरियो दिया जा सकता है और आपसे आपकी ओपिनियन मांगी जा सकती है। तो इन सबको आप उस वे में भी देखें कि सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस को भी। और हमारी बुक लॉर्डन की बहुत अच्छी है, उसमें हर चैप्टर में 2-3 सिनेरियोज दिए हुए आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि आप अंडरस्टैंड कर सकें कि इस चीज से आपसे क्या पूछा जा सकता है। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो आपको मिस नहीं करना है वो है, हमने थोड़ी सी MS Excel पढ़ी है, MS Access के इस्तेमाल को, जाहिर है कि वहां पर कोई प्रैक्टिकल तो आपका एग्जाम नहीं हो रहा होगा, लेकिन MS Access के इस्तेमाल के बारे में जितना भी हमने क्लास में डिस्कस किया है, कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऐसा क्वेश्चन के जिसको पूछ के मुझे पता चल जाए कि आपको MS Access अच्छे से यूज करनी आती है या नहीं, या आपने उसकी प्रैक्टिस कर रखी है या नहीं। तो MS Access के बारे में कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है। HTML हमने पढ़ी है, वेब डेवलपमेंट की बेसिक्स पढ़ी है, उसके बारे में कोई बेसिक क्वेश्चन आ सकता है जिसको पढ़ के मुझे ये समझ में आ जाए कि आपको एक छोटा सा वेब पेज बनाना आता है या नहीं। तो इनको भी अब ज़ाहिर थ्योरेटिकली पूछेंगे, पेपर पेन एग्जाम है, प्रैक्टिकल तो नहीं है कि मैं आपसे बनवाने को कहूंगी कि मुझे बनाकर दिखाएं, लेकिन कोई ना कोई ऐसा सवाल जरूर होगा कि उस सवाल के जवाब से मैं ये आइडेंटिफाई कर पाऊं कि आपने HTML को देखा है या नहीं, इस्तेमाल किया हुआ है या नहीं, आपने MS Access को इस्तेमाल किया है या नहीं। जी सुमेरा प्लीज पूछें। मैम हमारा जो फर्स्ट मिड हुआ था वो भी काफी मुश्किल था, और इस बार भी कुछ सिलेबसेस भी ज्यादा है मैम, तो हर MIS चीज के का बारे में नहीं कह सकती आपके सिलेबस ज्यादा है, ठीक है। सिलेबस ज्यादा नहीं है मैम। MIS का तो बिल्कुल, MIS का तो इतना कट शॉर्ट है, मैं कह रही हूँ कि मैं अपने आप को आईने में देखती हूँ, फिर मुझे सही से मतलब गिल्टी फील करती हूँ मैं कि मैंने MIS में इस दफा कितना कम पढ़ाया है, कुछ नहीं पढ़ाया। आप अच्छा, यकीन फिर करें कि इतना मैंने कट शॉर्ट कर दिया। ये आपको आउटलाइन नजर आ रही है ना, मुझे ये आउटलाइन पढ़ानी थी, लेकिन मैंने आपको ये आगे इतना बड़ा हिस्सा आउटलाइन का नजर आएगा, वो मैंने आपके कहे बगैर पहले ही मैंने स्किप कर दिया। ये दोनों चैप्टर इतने डिफिकल्ट थे और इसमें इतना कंटेंट था कि आपको अंदाजा भी नहीं है, लेकिन आपको मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ी। मैं खुद स्टूडेंट भी रही हूँ और मुझे पता है कि क्या क्या इश्यूज होते हैं, इसलिए मैंने ये दोनों चैप्टर्स एक्सक्लूड आपके कहने से पहले कर दिए।
ठीक है मैम, अगर आपको वो सिलेबस कम लग रहा है तो मुझे थोड़ा ज़्यादा लगा, तो बस ये रिक्वेस्ट करना था कि पेपर जो आप फाइनल का बनाएंगी 50 मार्क्स का, तो उसमें ऐसा ना हो कि जो फर्स्ट मिड की तरह मुश्किल ना हो मैम, बस यही कहना था। बेटा पेपर तो पहली बात ये कि बन चुका है, ऐसा नहीं है कि आपके कहने से उसमें कुछ चेंज हो सकता है। बन चुका, सबमिट हो चुका, सब कुछ हो चुका। अब आप ये दुआ कर सकते हैं कि भाई वो कभी कभार मॉडरेट भी हो जाता है, एक्सटर्नल अपनी मर्जी से चेंज भी कर सकता है। तो एक्सटर्नल का अगर जी चाहा तो वो उसको हमारा पेपर पसंद नहीं आया तो वो अपना वाला पेपर भेज देगा या उसके अंदर क्वेश्चन चेंज कर देगा। तो पहली बात तो ये। जहां तक बात है बेटा मुश्किल की, तो चीज मुश्किल नहीं होती, कोई भी चीज मुश्किल नहीं होती। मुश्किल का मतलब है कि मुझे वो चीज की सही अंडरस्टैंडिंग नहीं है। ठीक है, अगर मुझे कोई पेपर मुश्किल लग रहा है ना, मैं कोई सब्जेक्ट पढ़ रही हूँ, मैं कोई डेटा माइनिंग पढ़ रही हूँ, मैं कोई रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ रही हूँ, मैं कोई डीप लर्निंग पढ़ रही हूँ, अपने सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ, ये सारे कोर्सेज मुझे मुश्किल लगते हैं, बहुत मुश्किल। इसका पेपर आता है तो मेरी हालत खराब हो जाती है कि ये क्या हो गया और मुझे कुछ नहीं आता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो पेपर मुश्किल है। एक्चुअली उस चीज में मैं कहीं लैग कर रही हूँ, मुझे उस बात को अंडरस्टैंड करना चाहिए। ठीक है, तो पेपर मुश्किल नहीं होता है, हमें अपनी लर्निंग को थोड़ा बढ़ाने की जरूरत है। हम बहुत ज्यादा ये हो गए हैं कि हम एक्सपेक्टेशन बहुत रखते हैं, आप ये कम कर दें, आप वो कम कर दें। तो हमारी एक्सपेक्टेशन सामने वाले से होती है, अपने से भी थोड़ी एक्सपेक्टेशन बढ़ाएं कि नहीं, अगर मैं इतना पढ़ रही हूँ तो मुझे इतना पढ़ना पड़ेगा। अगर मैं इतना टाइम पढ़ाई को दे रही हूँ, इस कोर्स में मुझे मुश्किल हो रही है, फर्स्ट मिनट मुझे बहुत मुश्किल लगा था MIS में, तो मैंने कितना टाइम दिया था जो मुझे मुश्किल लगा था? अच्छा, दिन में मैंने 1 घंटा दिया था, तो लेकिन मुझे 1 घंटा देने से तो मेरा पेपर अच्छा नहीं हुआ, तो अब आप उसको ज्यादा घंटे दे दें। जिस कोर्स में आपके मार्क्स आसानी से अच्छे आ गए, मैं नहीं कह रही कि वो कोर्स इम्पोर्टेंट नहीं होगा, वो बहुत इम्पोर्टेंट होगा, मगर प्रोबेबली आपका माइंड जो है उसको जल्दी एक्सेप्ट कर लेता है, आपका माइंड उसी तरह बना हुआ है कि उसको आराम से डाइजेस्ट कर लेता है, तो आप उसका टाइम थोड़ा सा एक्सक्लूड करके इधर दे दें। तो ये तो हर पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि किसको क्या चीज मुश्किल लगती है। किसी को कंप्यूटर मुश्किल लगता है, किसी को कम्युनिकेशन मुश्किल लगता है। अब मैं कहूँ बिजनेस कम्युनिकेशन, ठीक है, बिजनेस कम्युनिकेशन मैं तो मेरे लिए ऐसा सब्जेक्ट होता था कि वो मुझे पढ़ने की कभी जरूरत ही नहीं, कभी पढ़ा ही नहीं और फुल मार्क्स ले लिए। ठीक है, क्योंकि वो मुझे लगा कि भाई ये तो पीस ऑफ केक है। लेकिन किसी दूसरे के लिए वो मैथमेटिक्स का कोई क्वेश्चन, कोई पेपर बहुत आसान हो सकता है, उसको लग सकता है कि भाई मैथमेटिक्स तो बिल्कुल पीस ऑफ केक है, लेकिन कम्युनिकेशन कैसे करें। तो पर्सन टू पर्सन ये चीज वेरी करती है। आपको आइडेंटिफाई खुद होना चाहिए कि आपको क्या चीज मुश्किल लगती है, उस चीज को टाइम ज्यादा दे दें। ठीक है, फर्स्ट मिनट तो इंक्लूड नहीं है ना बेटा 1 मिनट सुमेरा को बात कंप्लीट करने दीजिएगा। जी जी, थैंक यू मैम। हाँ, मैम पिछली बार ये हुआ था कि फर्स्ट मिड में एक तो आपने जो पढ़ाया था वो अलग से हमने कवर करना था, और दूसरा जो दूसरे सेक्शन के टीचर है उनका भी हमने कवर करना था, तो ये हमारे लिए और ज्यादा बर्डन हो गया था। तो ये इस बात का ख्याल रखें कि जो आपने पढ़ाया हम वही पढ़ेंगे, ऐसा नहीं होगा कि हम दूसरे टीचर्स जो देखिए बेटा, दूसरे पहली बात यही गलती हो गई, यही गलती हो गई। गलती ये हुई बेटा, दूसरे जिन्होंने क्वेश्चन पूछा था, सॉरी, लेकिन मैं सुमेरा की बात पहले कंप्लीट कर लूं। देखिए बेटा, आपको सॉरी टू से किसी भी टीचर का पढ़ाया हुआ नहीं पढ़ना होता। असल मसला ये होता है पेपर मुश्किल और आसान इसीलिए लगना शुरू हो जाता है। आपको मैंने आउटलाइन दी है, आप मेरे स्लाइड्स भी उठा के फेंक दें, आप मेरी दी हुई बुक्स भी उठा के फेंक दें, सब कुछ उठा के फेंक दें, 20 सेक्शन में जो कवर हुआ सब कुछ उठा के फेंकें। आप देखें ये कंटेंट्स क्या लिखे हुए, ये कंटेंट्स मुझे आते हैं, इंटरनेट से पढ़ें, कहीं से भी पढ़ें। फॉर एग्जांपल डेफिनेशन ऑफ सिस्टम, आपको मेरा लेक्चर नहीं पढ़ना है, आपको डेफिनेशन ऑफ सिस्टम क्लियर होनी चाहिए। अगर वो आपको क्लियर है तो आप आगे बढ़ सकती हैं, अगर आपको क्लियर नहीं तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, अगर आपको ये क्लियर है तो अगले टॉपिक पर आ जाए। इन टॉपिक्स को क्लियर करें। अगर आपको मेरी पावर पॉइंट पढ़ के समझ आ रहा है तो ठीक है, आपको लग रहा है हाँ क्लियर हो गया। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, इससे मुझे बात क्लियर नहीं हो रही, तो आप कहीं और से पढ़ लें। लेकिन आपको कवर टॉपिक करने होते हैं। जब आप टॉपिक वाइज चलेंगी और आप हर टॉपिक के बारे में अपने से क्वेश्चन पूछेंगे, फॉर एग्जाम्पल TPS, क्या मुझे अच्छी तरह क्लियर है, इसके बारे में मुझसे कोई सवाल पूछेगा, अगर यही पेपर का सारा सब्जेक्ट हो गया TPS, तो क्या मैं इसके बारे में अच्छी तरह नॉलेज रखती हूँ, जवाब दे सकती हूँ? अगर नहीं तो खोल के पढ़ लें, कहीं से भी खोलकर पढ़ लें। अगर आपको कोर्स आउटलाइन आती होगी, उसके कंटेंट्स के बारे में आपको ब्रीफ नॉलेज होगी, तो पेपर मैं बनाऊं, सर बनाए, कोई और बनाए, थर्ड पार्टी बनाए, आपको वो पेपर आएगा।
लेकिन अगर आप टारगेट ये रखेंगे कि मुझे ये पर्टिकुलर पीपीटीज कवर करनी है जो कि इस टीचर ने पढ़ाई है, तो डेफिनेटली हमेशा ये होगा कि एक टीचर का ख्याल कुछ और होगा, दूसरे टीचर का ख्याल कुछ और होगा, तीसरे, तो ये तो सारी लाइफ मसला चलता रहेगा। आपको एक MIS के कोर्स में मसला हो गया, अब आप जॉब इंटरव्यू देने जाएंगी तो आप जॉब इंटरव्यू वाले को ये बोलेंगे कि हमने तो वो कंटेंट्स कवर किए हैं जो हमें IBM में पढ़ाए गए थे, हमारे टीचर्स ने पढ़ाए थे, आप हमसे उसमें सवाल पूछें। ऐसा नहीं होगा ना, वो अपने हिसाब से सवाल पूछेंगे, वो अपने हिसाब से आपको जज करेंगे। तो आप अपना स्टैंडर्ड इस आउटलाइन को रखें और अपने आप से सवाल पूछें कि इस चीज के बारे में मुझे नॉलेज है या नहीं। दो बातें हो सकती हैं। अब फॉर एग्जाम्पल ये आ गया VAN कोई ऐसा टॉपिक है कि भाई वो मुझे पढ़ने से भी, इंटरनेट से भी पढ़ लिया नहीं समझ, तो मैं बैठी हूँ, आप मुझे ईमेल करें, आप मुझे जूम सेशन ये रख रहे हैं कि मैडम हमने बुक में भी पढ़ लिया, सब जगह पढ़ लिया, कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हुआ, आप जरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दें। तो यही तो हमारा मकसद है। या प्रोटोकॉल है, मैडम प्रैक्टिकली कैसे यूज होता है हमें नहीं पता है, इसमें इसके बारे में डिसीजन कैसे लें, क्या हो सकता है, इसके बारे में क्वेश्चन किस तरह आ सकता है। ठीक है सुमैया? ठीक है मैम, आप क्या बता सकते हैं, हमें तो ऐसा लगा था कि जैसा आपने पढ़ाया वैसा ही पेपर आएगा, लेकिन आप तो ये चाह गलत रही है है ना कि बेटा, ये सोच गलत होती है। ऐसा मैम करना अगर मैं कर दूंगी तो मैं आपके साथ ज्यादती कर रही हूँ। मैं आपको इसकी आदत डाल रही हूँ कि अब सारी जिंदगी आपकी यही एक्सपेक्टेशन रहेगी हर सिचुएशन में कि जो टीचर ने पढ़ा। ऐसा नहीं होता लाइफ में। मैंने अपनी लाइफ में कुछ देखा है तभी तो मेरा एक पर्टिकुलर तरीका है पढ़ाने का। सिर्फ आपको MIS क्लियर तो नहीं करना। आपका मसला ये सारे बच्चों का कि आपने MIS को अपना ऑब्जेक्टिव रखा हुआ है कि भाई इस सब्जेक्ट को क्लियर करना है। नहीं बेटा, ये तो 2 दिन की बात है। आपको लाइफ में सरवाइव करना है। आपका माइंडसेट ऐसा हो कि आप आगे जिंदगी में कहीं भी जाएं तो आप सक्सेसफुल रहें। MIS का कोर्स पास करके 90 मार्क्स से क्या आपको लगता है कि आप सक्सेसफुल हो गए? नहीं, वो रियल सक्सेस नहीं है। रियल सक्सेस ये है कि आप इस तरह सेट हो कि आप किसी भी इन्वायरमेंट में जाकर जो है वो सक्सेसफुल हो सके। मेरा ऑब्जेक्टिव ये है। आपको हो सकता है मैं डिसएग्री करें मेरी बात से और आपको लगे कि मेरा ऑब्जेक्टिव गलत है, लेकिन बहरहाल मैं तो आपसे यही चाहती हूँ कि आप कहें कि कोई भी टीचर हो, कोई भी बंदा हो, मुझे ये टॉपिक आता है। जी बेटा, और कौन क्वेश्चन पूछ रहा था? बीच में मैंने उसको टोक दिया था। मैं फर्स्ट मिड वाले इंक्लूड नहीं होंगे ना फाइनल में? नहीं बेटा, फर्स्ट मिड इंक्लूड होगा 20%। 1-2 क्वेश्चन आ सकते हैं। उसको सिर्फ गो थ्रू कर लीजिएगा थोड़ा सा। ठीक है मैम। तो बच्चे परेशान नहीं होते, स्ट्रेस नहीं लेते। जब तक हम स्ट्रेस लेते रहते ना, कोई मसला हल नहीं होता। स्ट्रेस सबसे पहले अपने ऊपर से हटाएं और अपनी अप्रोच सही करें, सब कुछ सही हो जाता है। कोई क्वेश्चन है, कोई टॉपिक हार्ड लग रहा है, कोई सवाल है, कोई पुराने कंटेंट जो हमने LMS में खोल के बैठी हुई हूँ, कोई भी ऐसा टॉपिक है जो कि आपको लग रहा है कि क्लियर नहीं हुआ है, इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम आपको क्लियर है, बिल्कुल आप प्लान पे वर्क कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्यूरी नहीं है तो आप जाए प्लान पे वर्क करें। किसी को भी कोई क्यूरी है, ये स्लाइड सामने सारी खुली हैं, कोर्स आउटलाइन आपके सामने मौजूद है। इस कोर्स आउटलाइन के अंदर से सिर्फ आखिरी 2 चैप्टर्स को आप छोड़ दें, बाकी आखिरी 2 चैप्टर्स छोड़ के जितने भी चैप्टर्स हैं उसमें कोई भी सवाल है, कहीं से आपको लग रहा है अभी बैठे बैठे, अगर आपको लग रहा है प्लान पे काम करना चाहिए प्लान पे करें, अगर आपको लग रहा है एग्जाम की प्रिपरेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो मुझे बता दें कि आपको कौन सा क्वेश्चन पूछना है, कौन सी चीज क्लियर नहीं है, या किस चीज के बारे में ये क्लियर नहीं, किसके बारे में सवाल कैसे आ सकता है, हम अभी उसको डिस्कस कर लेते हैं। मैम जो लास्ट के 2 चैप्टर है ना उनके बारे में थोड़ा व्यू दें हमें, मतलब थोड़ा समरी उनकी बताएं, क्योंकि हो सकता है अगर एक्सटर्नल फाइनल में दे तो हमारे लिए मसला ना हो, ताकि हम कुछ लिख जो सकें लास्ट के उसके 2 बारे में। चैप्टर है, लकी आपका सिनेरियो ये आ गया, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, बिजनेस इंटेलिजेंस, ये दोनों प्रैक्टिकल ज्यादा थे। आपको बड़ा परेशान होना था। अगर फिजिकल एग्जाम होता तो इसमें कुछ हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट डाल सकते थे, आपको डेटाबेस बनाने को कह सकते थे कि डेटाबेस बनाकर दिखाएं, अपने बिजनेस मॉडल से रिलेटेड बनाकर दिखाएं, या बिजनेस इंटेलिजेंस से रिलेटेड कोई सिनेरियो बेस्ड सवाल पूछ सकते थे।
अब क्योंकि ऐसा नहीं हुआ है तो कम से कम इन दोनों चैप्टर्स को आप रट्टे की हद तक देख लें कि आपको इसका टॉपिक पता हो। फॉर एग्जांपल डेटा हायरार्की में आपसे पूछूं क्या होती है तो आप बता सकें, बना सकें, ठीक है। फाइल मैनेजमेंट क्या होती है, ड्रॉबैक्स क्या है फाइल मैनेजमेंट, डीबीएमएस की बेसिक, ये अभी आपको सिर्फ रट्टे की हद तक पता है तो ठीक है। इस पे इतना ज्यादा सिनेरियो बेस्ड आपसे सवाल पूछा नहीं जाएगा फॉर द रीजन कि आपसे हमने करवाया नहीं ना कोई ऐसा काम। जिस चीज में आपसे प्रैक्टिकल थोड़ा काम करवाया है, क्लास में एक्टिविटीज कराई हैं, उसके बारे में तो आपसे सिनेरियो बेस्ड हम जरूर पूछेंगे पर्सनली। बाकी अगर उन्होंने पूछा तो पूछ, लेकिन मेरे ख्याल में डेटाबेस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में वो आपसे नहीं पूछेंगे ऐसा कोई सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन। ज्यादातर आपसे यही पूछा जा सकता है कि ये चीज कैसे काम करती है, क्या है इसकी बेसिक्स क्या है। मैडम वीडियो अपलोड करने के बारे में थोड़ा बता दें, डायरेक्ट अपलोड करें या नोटपैड पे लिंक के साथ अपलोड करें? बेटा डायरेक्ट अपलोड कर सकते हैं, बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन क्योंकि उसमें साइज लिमिटेड होता है, कभी कभार आपकी वीडियो HD क्वालिटी की होती है, वो अपलोड नहीं हो पाती। अगर जो है आप क्या कहते हैं वीडियो आपकी अपलोड नहीं हो पाए, साइज बड़ा है, तो आप ड्राइव पर अपलोड करें, उसका लिंक आप नोटपैड पे या वर्ड पे शेयर कर दें, लिंक भी शेयर कर। मुझे से वीडियो देखनी है, वो आपने डायरेक्ट अपलोड करके भेज दी है तो भी ठीक है, और अगर आपने लिंक के थ्रू भेज दी तो भी भेजना। सदाकत मैम आप सुन ही नहीं रही तो सवाल कैसे करें? आई एम सॉरी बेटा, मैं आपको नहीं सुन रही। कैसे सवाल पूछूं? अच्छा मैं चुप हूँ, मैं सुन रही हूँ बेटा, पूछे आपको क्या पूछना है। सदाकत कह रहे मैं सुन नहीं रही हूँ। मैं बेटा कोशिश तो कर रही हूँ सुनने की। क्या सुनाना चाहते हैं मुझे? हो गया मैम, क्या हो गया? नहीं बोले बेटा, अब तो आपने बोला है तो अब मुझे आपको सुनाना ही पड़ेगा। बताएं क्या सुनाना है आपको। अब्दुल नबी का क्वेश्चन। हाँ तो बेटा मैं एक वक्त में इतनी मल्टीटास्किंग नहीं हूँ ना, पहले मैं अपनी बात कंप्लीट करती हूँ फिर मैं क्वेश्चन का जवाब देती हूँ। और किसी को बेटा कोई क्वेश्चन है? हाँ इसकी बात हो रही थी कि इन दोनों के बारे में, इन दोनों चैप्टर्स को आप जरा अच्छी तरह ये देख लें कि आपको इन सारे कॉन्सेप्ट्स का क्लैरिटी हो कि ये बिजनेस में किस तरह इस्तेमाल होते हैं, इनका मकसद क्या है। अगर कोई है, मैं पीपीटीज अभी खोल लेती हूँ, आपको दोबारा क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। और बाकी जो इनिशियल चैप्टर्स हैं उनके बारे में सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है। इंट्रोडक्शन टू MIS के बारे में, और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के बारे में, और इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस मैनेजमेंट के बारे में, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज के बारे में कि कौन कौन से रिसोर्सेज का क्या काम होता है, कौन कौन सी चीजें जरूरी होती हैं MIS के लिए, ठीक है। ये बिल्कुल आ सकता है सप्लाई चेन से रिलेटेड। अच्छा एक और चीज जो मैं आप लोगों को बताना चाहती थी बेटा, लीव करने से पहले एक और बात सुन लीजिएगा। वो बात ये है कि ये मेरे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं कुछ। पहला लर्निंग ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको कंप्यूटर की इंटीग्रेशन बिजनेस के साथ पता हो कि कंप्यूटर और बिजनेस किस तरह से एक दूसरे के साथ इंटीग्रेटेड है। ये मेरा लर्निंग ऑब्जेक्टिव था। कोई ऐसा सवाल जरूर पूछूंगी कि जिससे ये बात जस्टिफाई हो जाए कि आपको कंप्यूटर का यूज बिजनेस के अंदर पता है, कंप्यूटर की एप्लीकेशन बिजनेस के अंदर पता है। दूसरा, आपको मैंने ये कहा है उनसे कि भाई आपको HTML के टैग्स आते होंगे, आपको MS Access आती होगी, आपको MS Excel आती होगी, आपको डेटाबेस आता होगा, क्यूरीज नहीं। SQL क्यूरीज हमने क्लास में कवर ही नहीं की तो इसलिए क्यूरीज को खत्म कर दें। लेकिन हाँ एक्सेल आती होगी, एक्सेस आता होगा, HTML टैग्स आते होंगे, डेटाबेस की बेसिक इन्फॉर्मेशन आती होगी। तो इसके बारे में कोई क्वेश्चन जरूर हो सकता है। जाहिर है कि ये मेरा ऑब्जेक्टिव फुलफिल करना, तो इसके बारे में क्वेश्चन जरूर हो सकता है। अच्छा, students will be able to write business proposals, plans, students will design document to communicate technological requirements। तो ये जो डायग्रामिंग है ना, हमने बिल्डिंग MIS का चैप्टर पढ़ा था, ये से डायरेक्ट रेलेवेंट है। ये मैं दोबारा खोलना चाहती हूँ आपके लिए। बिल्डिंग MIS कहाँ है, नजर आ रहा है किसी को? यहाँ से खोलूं बेटा, मैं क्वेश्चन ले रही हूँ, एक मिनट जरा मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूँ। बिल्डिंग MIS रहा। अच्छा, इस चैप्टर के अंदर ना हमने बहुत सारी चीजें डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड पढ़ी थी, तो उस कॉन्टेक्स्ट में आप इसको जरूर देखिएगा कि फॉर एग्जांपल ये हमने क्लास में एक्टिविटीज भी की थी इससे रिलेटेड।
कि आपको टेस्ट प्लान रीड करना आता है या नहीं, या ऐसा इतना कॉम्प्रिहेंसिव नहीं लेकिन छोटा मोटा टेस्ट प्लान बना लेंगे, यानी ये डॉक्यूमेंटेशन है ना, तो ये डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड है कि आपको टेस्ट प्लान के बारे में इतना थोड़ा बहुत अंदाजा हो, अगर कोई टेस्ट प्लान सामने लिखा हो तो आप उसको रीड कर सकें, या अगर छोटा सा सिनेरियो दिया गया हो तो उसके बारे में आप टेस्ट प्लान बना सकें। या फिर ये है कि कोई डेटा फ्लो डायग्राम हो तो वो डेटा फ्लो डायग्राम देखकर आपको उसको रीड करना है, और अगर आप उसको रीड कर रहे हैं तो छोटा ब्रीफ सा कोई बना भी सके। ठीक है, ये भी हमने क्लास में एक्टिविटीज की थी, आपसे डेटा फ्लो डायग्राम बनवाया था और आप से पढ़वाया भी था, तो रीडिंग भी आनी चाहिए डेटा फ्लो डायग्राम की, ये क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन से डायरेक्टली रिलेटेड है। ठीक है, छोटा सा मॉडल, ठीक है, क्लास बेस्ड मॉडल, ये सारी चीजें, ये रीड करना सबसे पहला तो ये है कि आपको कम से कम रीड करना है, अगर ऐसी डायग्राम रिप्रेजेंटेशन है तो आप उसका मतलब समझ पाए कि क्या है, और दूसरा ये है कि फिर आप उसको बना भी सकें, इम्प्लीमेंट भी कर पाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को भी आपको जरूर देखना है इस कॉन्टेक्स्ट में कि डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड चीजें आपको आए। अच्छा, फर्स्ट मिड से पहले वाला कोर्स इंक्लूडेड है बेटा? 20% इंक्लूडेड है जी, क्योंकि फर्स्ट मिड से पहले वाले कोर्स में हमने इंट्रोडक्शन टू क्या पढ़ा था? इंट्रोडक्शन टू MIS पढ़ा था और इंट्रोडक्शन टू नेटवर्किंग पढ़ा था, तो वो इंक्लूडेड है, उसमें से 1-2 सवाल जरूर आ सकते हैं, पूरा पेपर तो नहीं लेकिन पेपर का 20 to 30% पार्ट आ सकता है। मैम पेपर में पेपर फिजिकल होंगे या ऑनलाइन होने की प्रोबेबिलिटी है? नहीं बेटा, फिजिकल ही होंगे, इंशाल्लाह फिजिकल होंगे। बेस्ट केस में इंस्टीट्यूट अगर ओपन हो जाता है तो आप लोग जो है आ रहे होंगे फिजिकल, और पेपर हो रहे होंगे सारे जैसे होते हैं, या वर्स्ट केस में ये हो सकता है कि अगर इंस्टीट्यूट ओपन नहीं हुए ना तो हम 1-2 क्लासेस को बुला सकते हैं, जैसे BBA 4 को बुला लिया, BBA 5 को बुला लिया, 6 सेमेस्टर को बुला लिया, थोड़े बच्चों को बुला के, लेकिन होंगे फिजिकली। मैम वो अभी नहीं, वो क्या कहते हैं, न्यू नोटिफिकेशन भी आई है कि ये जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन वो जनवरी में खुलेंगे भी नहीं, क्योंकि सेकंड लेयर बहुत उससे फैल रही। अभी हमारे हॉस्टल में भी टेस्ट हो रहा है मैम, इधर हमें भी मतलब वो अल्लाह ना करे अगर ऐसा हो भी गया ना, वही मैं आपसे कह रही हूँ बेटा, अगर खुदा ना खास्ता ऐसा भी हो गया कि नहीं खुला इंस्टीट्यूट, तो भी फिर आपको क्लास बाय क्लास बुलाया जाएगा ना, एक क्लास के एग्जाम हो रहे हैं, दूसरे क्लास के एग्जाम हो रहे हैं, कि सोशल डिस्टेंसिंग में मेंटेन रहे लेकिन एग्जाम फिजिकली होंगे। इम्पॉसिबल मैम। मतलब अल्लाह करे मतलब ना हो जाए, मतलब ऑनलाइन हो जाए, मतलब ठीक है मैम। ऑनलाइन नहीं होंगे, ऑनलाइन नहीं होंगे, एग्जाम ऑनलाइन नहीं होंगे, इसके बारे में आप सोचे भी नहीं कि ऑनलाइन होंगे, और वो कुछ भी नहीं होगा कि आप जो है वो पास फेल ग्रेड और विड्रॉ और लेटर ग्रेड, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। एक्सटर्नल असेसमेंट होगी, फिजिकल एग्जाम होगा। वर्स्ट केस में आप अकेले आके एग्जाम दे रहे होंगे, एक ही क्लास है और दूर दूर बैठ के हम क्लास पेपर दिला देंगे, ऐसा हो सकता है, लेकिन पेपर फिजिकली होंगे। थैंक यू मैम। मैम पेपर फिजिकल होंगे, हाँ ये हो गया जी। बच्चे और किसी को कोई क्वेश्चन है? मैम आप सुनी ही नहीं रही, अच्छा ये भी चलता है। चलिए नो क्वेश्चन है तो बस फिर हम टाइम वेस्ट नहीं करते। आप लोग माशाल्लाह, आप लोगों का टाइम वैसे ही शॉर्ट है, इतने काम है आपके ऊपर, इतनी स्ट्रेस है। तो मैम एग्जाम कब होंगे? ख्याल में फर्स्ट फेब या जनवरी के एंड तक या फर्स्ट फेब तक, ऐसा कुछ। अभी वो डेट एक्सपेक्टेशन नहीं है। कब तक मैम, कब तक? जनवरी के एंड तक शायद, या फेब तक। 10 जनवरी से मैम? नहीं 10 जनवरी से तो इंस्टीट्यूट ओपन होने या ना होने का डिसाइड होगा ना। 10 जनवरी तो उस बात की डेडलाइन है कि हमें क्लैरिटी होगी कि आगे इंस्टीट्यूट खुल रहे हैं या नहीं खुल रहे। अगर खुल रहे हैं तो भी हमें 1 हफ्ता 2 हफ्ते का टाइम चाहिए होगा कि हम ये टाइम टेबल वगैरह बना लें, सब कुछ कर लें। अगर वो खुल गए तो जैसे आप कह रहे हैं कि चांसेस कम है कि नहीं खुलेगा,
तो फिर हमें वो वाली स्ट्रेटेजी पूरी बनाने के लिए तो अच्छा खासा टाइम चाहिए। ये तो बेस्ट केस है कि 11 जनवरी से खुल गए, तो आपको क्या लग रहा है कि 11 जनवरी को खुल जाएंगे तो आपका पहला पेपर होगा उस दिन? नहीं नहीं बेटा, कम से कम हफ्ता 10 दिन तो तब भी चाहिए ना टाइम टेबल बनाने के लिए, सारे जो प्रेपरेशंस है वो करने के लिए। लेकिन अगर नहीं खुलता है, जैसे कि लग रहा है कि नहीं खुलता, तो फिर दूसरे सिचुएशन में जो है वो हमें उसकी प्रिपरेशन करनी होगी, तो टाइम तो लगेगा। इतना कम टाइम नहीं जितना आप घबराए जा रहे हैं। हम नहीं घबराते मैम, कुछ लोग घबराते हैं, उनकी वजह से आपको लगता है हम सब घबराते हैं। बेटा मैं तो, मुझे पूरी क्लास नजर आती है। ओके बेटा ओके। चलें, अभी भी मैं यहाँ पर बैठी हूँ 12 बजे तक, और मैं आपको फुल टाइम दे रही हूँ, ना मैं आगे नया कुछ पढ़ा रही हूँ, ना मैं आपसे कोई काम ले रही हूँ। आपको अगर प्लान पे काम करना है तो आप जाकर प्लान पे काम करें। अगर आपको कोई भी कोर्स में अभी भी आप खोल कर देख सकते हैं, कोई भी मसला है, कोई भी क्यूरी है तो आप पूछ सकते हैं। कोई टॉपिक क्लियर नहीं किया, हम उस टॉपिक को दोबारा रिपीट कर सकते हैं। हम लीव करें ताकि असाइनमेंट काम करें। ओके बेटा, बिल्कुल आप लीव करें। आपकी असल लर्निंग यही है कि आप असाइनमेंट टाइम पे सबमिट करें, अच्छे इंप्रेशन के साथ सबमिट करें, ये लर्निंग है। एक्सेस ट्यूटोरियल से समझ में आएगा बेटा? ट्यूटोरियल से तो समझ में आ जाएगा। आप ट्यूटोरियल से पढ़ना चाहें, यूट्यूब पे हजारों ट्यूटोरियल पढ़ें जो आपको अच्छा लगे। उर्दू में भी मिल जाएंगे, हिंदी में भी मिल जाएंगे और इंग्लिश में भी मिल जाएंगे। और बाकी अगर उससे नहीं क्लियर है और आपको मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना है तो मैं बैठी हूँ। एक्सेस के बारे में कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। अच्छा, एक्सेस की भी डिटेलिंग नहीं है कि मैं आपसे को बहुत डेप्थ में पूछ लूंगी एक्सेस के बारे में, बेसिक्स पूछूंगी कि एक्सेस के फंक्शन क्या क्या हो सकते हैं, एक्सेस में हम क्या क्या कर सकते हैं, कोई छोटा सा फीचर करके दिखा दें, कोई बहुत सीधा सा सवाल। मैम वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए ऐप बता दें? बेटा मैंने आपको बताई ना, एक तो फ्री कैम है, लेकिन सब कुछ छोड़ें सबसे अच्छा तो जूम है। जूम पे मीटिंग क्रिएट करें, मीटिंग स्टार्ट करें, अपनी प्रेजेंटेशन दें, स्क्रीन शेयर करें और स्टॉप कर दें। सबसे अच्छा जूम है। जूम के अलावा बहुत सारी एप्स हैं। फ्री कैम है एक ऐप जो मैं यूज करती हूँ, उसका नाम है FREECAM, फ्री कैम। स्क्रीन शेयरिंग की और रिकॉर्डिंग की ऐप है, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर अच्छा, ये मैंने अभी तक जितनी भी स्क्रीन शेयरिंग वाली एप्स इस्तेमाल की है ना, वो बड़ा मेरे कंप्यूटर को, लैपटॉप को वायरस कर देती हैं। उसमें इतने मसले होते हैं कि मैं परेशान हो गई हूँ। तो अब मैंने वो फ्री कैम वगैरह सब यूज करना छोड़ दिया। अब तो मैं सिंपल जूम यूज करती हूँ, तो आप जूम यूज कर सकते हैं। नंबर 3 ऑप्शन आपका ये कि आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, सिंपल। उसका मैं ट्यूटोरियल आपसे शेयर कर दूंगी। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के अंदर भी आपकी वॉइस रिकॉर्ड हो जाती है, तो आप सिंपल पीपीटी बनाएं और उसमें वॉइस रिकॉर्ड कर दें, वो भी चल जाएगा। एक छोटा सा ट्यूटोरियल मैंने YouTube पर रखा हुआ था अपने पिछले वाले स्टूडेंट्स के लिए। बहुत ज्यादा बड़ी तादाद में बच्चों ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन सबमिट कराई थी, तो जाहिर है कि मैं YouTube पर उनकी वीडियो अपलोड करना चाह रही थी। तो मैं एक छोटा सा ट्यूटोरियल बनाया था कि वीडियो कैसे बनती है, जो पावर पॉइंट में आप प्रेजेंटेशन बनाते हैं वो वीडियो में कैसे कन्वर्ट होती है। तो आप चाहें तो वो वीडियो में कन्वर्ट करके मुझे भेज सकते हैं। तो जो मुझे भेजेगा उसकी वीडियो में लगा दूंगी यूट्यूब पे, जो नहीं भेजेगा तो मैं समझ जाऊंगी कि नहीं भाई, आपका कोई प्राइवेसी कंसर्न है, आप शेयर नहीं करना चाहते किसी से। लेकिन जो शेयर करने में जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो अच्छी बात है। आप जब एक चीज एक्सपोज हो जाती है तो लोग उसको देख के इम्प्रेस भी होते हैं, फायदा भी उठाते हैं, तो आप कर सकते हैं। चले जी, नहीं है कोई क्वेश्चन, हम सेशन को क्लोज कर सकते हैं।
सुमेरा मौजूद है? यस मैम। सुमेरा बेटा, आपके फर्स्ट मिनट में मार्क्स कितने आए थे? मेरे 18.5 थे मैम। तो इतना मुश्किल पेपर लगा आपको, इतनी डिफिकल्टी, तो आपके 18.5 आया था। अगर खुद गलती से अगर आसान पेपर होता तो फिर कितने आते? 20 आउट ऑफ 20? वे मुश्किल तो था ना पेपर। अच्छा, मुझे एकदम याद आ गई ये बात, इसीलिए मैंने आपसे पूछा। तो अक्सर चीजें मुश्किल लग रही होती हैं, होती नहीं है। चलो मैम, हम मेहनत करेंगे। हाँ बिल्कुल। जी जी, थैंक यू मैम। यू वेलकम। मैम एक्सक्यूज मी मैम। जी जी, पूछें। मैम जो फर्स्ट मिड हुआ था ना, उसमें मेरे 17 मार्क्स थे, लेकिन आपने जो अपलोड किया है ना LMS पे, या मतलब उस पे अपलोड किया था CMS पे, जो CMS का वेबसाइट है ना मैम, उस पे अपलोड किया, उसमें आपने मैम 16.5 मार्क्स लिखे हैं मैंने। अच्छा, आपके टोटल 17 है। काउंटिंग मिस्टेक मैंने की थी या मैंने अपलोड गलत किए हैं? उस पे भी सही लिखे हुए थे मैम आपने पता नहीं किस तरह किया होगा, लेकिन मार्क्स 17 थे मैम। उस मतलब वक्त आपके आपने जो 17 आंसर दिए कॉपी थे मैंने आपको क्लास दी थी उस पे 17 लिखा हुआ था? मैम शुरू में 16.5 थे, लेकिन आपने जो 0.5 मार्क्स ना मैम उसमें मुझे ऐड नहीं किया था, तो मैंने उसको डिस्कस करके आपने फिर 0.5 मेरे ऐड किए, फिर 17 बन गए थे। अच्छा अच्छा, काउंटिंग मिस्टेक थी, फिर 17 यस हो मैम। गए थे, लेकिन वो मैंने उसमें मेंटेन नहीं किया। ठीक है, आपका क्या नाम है बेटा? यस मैम, मोहम्मद शरीफ मैम। मोहम्मद शरीफ। मैं एक मिनट कहीं लिख लेती हूँ और मैं इसको अपडेट कर दूंगी। ठीक है, अगर कल तक अपडेट ना हो ना बेटा, कल नहीं, अगर खुदा ना खास्ता मंडे तक अपडेट ना हो तो आप मुझे ईमेल कर देना। ठीक है, ये अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मंडे से पहले पहले ना, संडे को आप चेक कर लीजिएगा कि मैंने अपडेट कर दी, क्योंकि पेपर घर पे पड़े हुए मेरे। तो मैं आपका पेपर दोबारा खोल कर देखूंगी। अगर वाकई आपकी बात सही है तो मैं उसको मंडे से पहले पहले अपडेट कर दूंगी, और अगर मैंने मंडे तक नहीं किया तो आप समझ लीजिएगा मैं भूल गई हूँ। आप मुझे ईमेल कीजिएगा, मैं उसको कर दूंगी। ओके मैम। चलें जी, 10-20 हो रहे हैं, 10:30 तक हम सेशन कंटिन्यू रखते हैं। आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी मसला हो, अगले 10 मिनट में आप पूछ लें। उसके बाद 10:30 से लेकर 12 बजे तक का टाइम एलोकेट रखें अपने MIS प्लान के लिए। उस पे काम करें, जाके प्रेजेंटेशन तैयार करें, डॉक्यूमेंट की आउटलाइन बनाएं और सबमिशन की तैयारी करें। ठीक है, 10 मिनट के अंदर अंदर मैं इसको क्लोज कर दूंगी मीटिंग को, अगर आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन नहीं आया, कोई इशू नहीं आया, क्योंकि फिर ये टाइम वेस्टिंग में आ जाती है ना, क्योंकि हमें कोई बात भी नहीं है, कंटेंट भी, कोर्स भी कवर है, कंटेंट भी क्लियर है, एक्टिविटीज भी क्लियर है, तो फिर बाकी हम क्या कर रहे हैं बैठ के यहाँ पे। यस हमजा, 10:30 तक। चले, हाँ, क्लोज करने से पहले मैं बिजनेस प्रेजेंटेशन का रूब्रिक दोबारा खोल लूँ, जहाँ तक हम डिस्कस कर चुके थे इसको। नहीं, प्रेजेंटेशन नहीं, सॉरी। अच्छा, पहले प्रेजेंटेशन का ही देख लेते हैं। प्रेजेंटेशन की मार्किंग किस तरह से है? आपकी प्रेजेंटेशन है 10 मार्क्स की ना, तो वो 10 मार्क्स डिवाइड किस बात पे किए हैं? अगर सिर्फ और सिर्फ आपने इंग्लिश लैंग्वेज को ही 5 मिनट तक मेंटेन रखा, तो 5 मिनट तक आप सिर्फ इंग्लिश बोलते रहे, 2 मार्क्स तो आपको इसी बात पे मिल जाएंगे, चाहे आपने कुछ भी बोला। ठीक है, लेकिन अगर आप फ्लुएंटली इंग्लिश नहीं बोल सकते और आपको बीच में कोई लैंग्वेज मिक्स करनी पड़ती है तो 1 मार्क, और अगर आप बिल्कुल इंग्लिश नहीं बोल पा रहे तो 0 मार्क। कंटेंट एंड डिलीवरी, आपने कितना अच्छे तरीके से अपनी बात को एक्सप्लेन किया, बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया, डिफेंड किया हर बात को। आपकी बात सुन के मेरे जहन में क्लैरिटी आ गई, तो 2 आउट ऑफ 2। अगर आपने अपनी तरफ से कोशिश तो की है लेकिन बात एक्सप्लेन नहीं कर पाए तो 1 मार्क, और बिल्कुल ही आइडिया एक्सप्लेन नहीं हुआ तो 0 मार्क।
प्रोजेक्ट की डेमोन्स्ट्रेशन, कुछ आपने साथ में कुछ प्रैक्टिकल चीज इंक्लूड की है, कोई वेब पेज छोटा सा HTML में बनाया हुआ, या कोई MS Access की एक छोटी सी वर्कशीट, या MS Excel, या कुछ भी प्रैक्टिकल उसके अंदर इंक्लूड किया है, तो आपके जो है वो 2 आउट ऑफ 2 चाहिए, मिस प्रिंटिंग हो गई, यहाँ पे 2 होना चाहिए। अगर नहीं किया, पार्शियली थोड़ा सा इंक्लूड किया, सही से इंक्लूड नहीं किया, 1 मार्क, और अगर बिल्कुल ही इंक्लूड नहीं किया तो 0 मार्क्स। तो आपको थोड़ा डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ेगा जो आइडिया आपने दिया है, ये भी प्रेजेंटेशन का पार्ट है। टाइम मैनेजमेंट, अगर आपने 15 मिनट से ज्यादा ले लिए तो 0 मार्क्स। 15 मिनट से ज्यादा की प्रेजेंटेशन मुझे देखनी नहीं है ना, सुननी नहीं है। लेकिन हाँ, 8 से 15 मिनट लिए तो 1 मार्क, लेकिन अगर 5 से 7 मिनट के अंदर कंक्लूड कर दिया, अपना पूरा प्लान समझा दिया कम से कम टाइम के अंदर और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया, 2 आउट ऑफ 2 मार्क्स। और 2 नंबर जो है वो आपके जूम सेशन में डिसाइड होंगे। सॉरी, ये भी मिस प्रिंटिंग है, इसको मैं अपडेट कर देती हूँ, 2 है। और 2 मार्क्स आपके डिसाइड होंगे जूम सेशन पर। आपकी प्रेजेंटेशन मैं ऑलरेडी देख चुकी हूँ, और मैं उस पर आपसे कोई क्वेश्चन पूछूं तो आप क्वेश्चन का रिस्पॉन्स, अच्छा सिर्फ मैं नहीं, जो भी ऑडियंस है, जितने भी क्लास फेलोज है, कोई भी क्वेश्चन पूछे, क्वेश्चन का रिस्पॉन्स आप नहीं दे पाए 0, रिस्पॉन्स दिया मगर बिल्कुल ही बेकार सा वीक रिस्पॉन्स दिया तो 1, और अगर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया तो 2। और इस तरह ये 2 2 2 5 एस्पेक्ट्स मिला के आपके 10 आउट ऑफ 10 मार्क हो जाएंगे। तो ये फॉर्म मैं लेकर बैठूंगी प्रेजेंटेशन के दौरान, और मैं टिक लगाती जाऊंगी कि किधर कौन सी कैटेगरी पे टिक हो रहा है, इधर टिक करना है, इधर टिक करना है, इधर टिक करना है। जहां जहां टिक होता जाएगा आखिर में मार्क्स आपके कैलकुलेट कर दूंगी। बिल्कुल जेन्युइन बेसिस पर इस फॉर्म के साथ मैं आपकी मार्किंग करूंगी प्रेजेंटेशन के अंदर। जहां तक बात है आपके बिजनेस प्लान की, तो वो हम थोड़ा सा ऊपर का हिस्सा डिस्कस कर चुके थे। इम्प्लीमेंटेशन का क्या मतलब है कि आपका सिस्टम का लुक एंड फील कैसा होगा, जो बिजनेस है वो जो आप सोच रहे हैं, विजुअलाइज कर रहे हैं, वो दिखने में कैसा लगेगा, वो आप किसी डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू दिखा दें, वेब पेज के थ्रू दिखा दें, एक्सेस डेटाबेस के थ्रू दिखा दें, एक्सेल के थ्रू दिखा दें, मगर कुछ समझ में मुझे आए कि बिजनेस इम्प्लीमेंट कैसा होगा। ठीक है, तो उस इलस्ट्रेशन के आपके 1 मार्क्स हैं। इसके अलावा ये रिपोर्ट के अंदर थोड़ी बहुत इलस्ट्रेशन होनी चाहिए। आपका सिस्टम सस्टेनेबल है, वो रिसोर्सेज आपके पास मौजूद हैं या नहीं, आपने थोड़ा जस्टिफाई किया है कि हाँ ये बिजनेस हो सकता है, ये बिजनेस सस्टेन कर जाएगा, तो 0 मार्क्स। अगर आप ये साबित ही नहीं कर पाए कि बिजनेस होगा कैसे और ये सर्वाइव कैसे करेगा, तो फिर 0 मार्क्स। अगर किया इलस्ट्रेट तो 1 मार्क। और प्लेजरिज्म, अगर आपका 30% से ज्यादा वर्क आपने प्लेजराइज कर दिया, आपकी ज्यादातर रिपोर्ट प्लेजराइज्ड ही है, तो फिर जाहिर है आपने खुद तो कुछ भी नहीं किया, 0 मार्क्स। लेकिन आपका 15 to 30% प्लेजरिज्म है तो 1 मार्क्स। लेकिन अगर आपका प्लेजरिज्म 15% से कम है तो फिर ठीक है। अगर आप खुद लिखेंगे तो फिर जाहिर है प्लेजरिज्म कम ही होगा, फिर आपके फुल मार्क्स 2 आउट ऑफ 2। तो ये आपकी रिपोर्ट की डिवीजन है। यहाँ पर मैं अपने सेशन को कंक्लूड करती हूँ। फर्दर अभी भी अगर आप लोगों के पास कोई क्वेश्चन है तो आप बता सकते हैं, और नहीं है तो बस फिर हम इस मीटिंग को बर्खास्त करते हैं। नहीं है कोई क्वेश्चन? अब्दुल नबी, बिनिश, हमजा, हुजैफा, इकरा, जुबैर, मोहम्मद शरीफ, नवाज शरीफ, शहताज, सुहेल, सिमरन, तंजील अमान, वजाहत हुसैन, जैन। किसी को भी कोई क्यूरी नहीं है? ठीक है, चलें, बेस्ट ऑफ लक फॉर प्रेजेंटेशन, फॉर असाइनमेंट्स एंड फाइनल एग्जाम। आप लोगों से इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट जूम सेशन पे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।